आउटलायर है ना, तो आउटलायर में बेसिकली होता क्या है, तो कोई एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, अगर रेंज है, अचानक से बीच में अगर 1000 आ जाए, कोई एक डाटा का रेंज है, उस रेंज के बाहर का कोई एक अचानक से आ जाए, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, जो 1000, ये यहाँ होना नहीं चाहिए। तो अगर ये अनएक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कोई आ जाती है ना, तो उसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। और आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, जिसमें बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हम लोग के पास 5 डाटा समरी का यूज होता है। तो 5 डाटा समरी में कौन कौन से होते हैं, तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, मीडियन होता है, Q1 होता है, Q3 होता है। तो मिनिमम मतलब जो डाटा सबसे मिनिमम होगा, ये जो गिवन सेट ऑफ डाटा है ना, इसमें जो सबसे मिनिमम होगा, जैसे कि इसमें ये 1 जो है ना, ये मिनिमम है। ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम क्या, तो ये जो डाटा सेट है ना, इसमें कौन सा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, तो मैक्सिमम जैसे कि ये 1000 है, तो ये 1000 हुआ। और ऐसे ही ना मीडियन, तो मीडियन क्या, तो ये जो सॉर्टेड डाटा है, तो इसमें हम लोग जो मीडियन निकालते हैं वो मीडियन है बेसिकली। Q1 क्या होगा, तो Q1 जो है ना, जो अगर डाटा सेट है उसको अगर हम लोग बीच में डिवाइड करें, तो जो सॉर्टेड वे में जो मीडियन निकालने के लिए हम लोग सॉर्टेड वे में डिवाइड करते हैं ना, उसमें जो फर्स्ट हाफ होता है, जो मीडियन होता है, समझो ये अगर मीडियन है, तो इसके राइट हैंड साइड का जो हाफ होगा, इसके हाफ का जो मिडिल एलिमेंट होगा ना, इसको हम लोग Q1 बोलेंगे। और इसके बाद के जो साइड होगा, इसके जो मिडिल एलिमेंट होगा ना, इसको हम लोग Q3 बोलेंगे। और इसको हम लोग जो है ना, Q1 जो है वो क्या होता है, तो ये अपर क्वार्टाइल इसको कहते हैं। और ये Q3, मतलब Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल बोलते हैं, और Q1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। और ये 5 डाटा समरी है ना, इसी 5 डाटा समरी को निकालने के बाद बॉक्स प्लॉट में हम लोग क्या निकालते हैं, IQR। तो IQR का वैल्यू होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि होता है Q3 माइनस Q1। इसका फॉर्मूला होता है IQR का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। और ये IQR क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। बेसिकली ये था अपर क्वार्टाइल और ये है लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग IQR कहते हैं। अब IQR निकालने के बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है अपर लिमिट निकालना। तो अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ये IQR जो है ना, वही वैल्यू है जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे Q3 माइनस Q1 का। तो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR जो है ना, ये हमारे पास अपर लिमिट आती है। और लोअर लिमिट क्या होगी, तो Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये जो होगी ना हमारी लोअर लिमिट होगी। तो यहाँ तक समझो हम लोग के पास ना ये प्रोसीजर फॉलो होगा। अब इसी तरीके से ना हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस पे हमको शायद लगता है ना कि मतलब एक क्वेश्चन ना आना चाहिए, मतलब एग्जाम में अगर 5 नंबर का 4 क्वेश्चन अगर आने को होगा ना सिटी में, तो एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए बॉक्स प्लॉट पे, मतलब ऐसा मेरा एजम्पशन है। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन आएंगे ना कि फाइंड द आउटलायर इन द फ्लोइंग सेट ऑफ डाटा, तुम्हें एक डाटा सेट गिवन होगा, उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, आउटलायर अगर कोई है तो वो पता करना होगा। तो डाटा सेट जैसे कि है 23, 42, 12, 10, 15, 14, 9, ये हमारे पास डाटा सेट है। ये डाटा सेट को हम लोग ये लिखेंगे, और इसका अरेंज्ड फॉर्म, जो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज्ड फॉर्म होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके क्या होगा, 9, 10, 12 और 14, 15, 23 और 42, ये हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में डाटा आ गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करके लिख लिए। अब ये जो अरेंज करके लिख लिए, तो अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। वो जो 5 डाटा समरी था ना, वो 5 डाटा समरी यहाँ पे लिख लेंगे। ये 5 डाटा समरी था, उसका वैल्यू। तो मिनिमम इसमें कौन सा है, तो 9 जो है वो मिनिमम है। मैक्सिमम कौन सा है, तो 42 जो है वो मैक्सिमम है। और मीडियन कौन सा है, तो मीडियन निकालने के लिए मतलब क्या, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सा है, इसमें इस साइड से 3 है, इस साइड से 3 है, बीच में ये अकेला बचा 14। तो ये 14 जो है वो मीडियन हो गया। अब Q1 क्या है, तो Q1 जो है ना, इस साइड के 3 एलिमेंट थे, इसका जो मिडिल है वो क्या होगा, 10। तो ये Q1 इक्वल टू 10 यहाँ से आया। ये जो है ना Q1 हम लोग निकाल कैसे रहे थे, Q1 में था क्या, तो इस साइड के जो मिडिल एलिमेंट थे ना, उसको मतलब मीडियन के लेफ्ट साइड में हम लोग चेक करते हैं, ये था मीडियन। इस मीडियन के लेफ्ट साइड के जितने एलिमेंट है, उसमें से जो मिडिल होगा उसको हम लोग Q1 बोलते हैं। और जो राइट साइड में है, ये राइट साइड में है, इसमें मिडिल कौन सा है, तो 23, ये Q3 होगा। तो Q3 इक्वल टू 23, ये हो गया 5 डाटा समरी हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद में हम लोग IQR निकालते हैं। तो IQR का फॉर्मूला क्या है, तो Q3 माइनस Q1।
तो Q3 माइनस Q1 यानी कि Q3 23 माइनस 10, तो 23 माइनस 10 13। अब हम लोग के पास, और उसके बाद अब हम लोग क्या निकालते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये दोनों निकालते हैं। तो Q3 प्लस 1.5 IQR और Q3 माइनस 1.5 IQR, ये फॉर्मूला है। तो वही हम लोग यूज किए, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, तो इसका वैल्यू आ गया 42.5। वैल्यू पुट करके Q3 का वैल्यू 23 है, 1.5 इंटू IQR का वैल्यू 13 आया, इसको वैल्यू पुट करके 42.5 आया। सिमिलरली हम लोग Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR करेंगे, तो 10 माइनस 1.5 इंटू 13, तो 10 माइनस 19.5 इक्वल टू माइनस 9.5, तो ये हम लोग के पास आया माइनस 9.5। तो ये जो दोनों वैल्यू आया, अब हम लोग इसमें से ना क्या निकालेंगे, मिनिमम। मिनिमम किसका, तो जो अपर लिमिट हम लोग कैलकुलेट करके लाए, ये जो अपर लिमिट कैलकुलेट करके लाए ना, ये हमारे पास अपर लिमिट और मैक्सिमम, इन दोनों के बीच का मिनिमम वैल्यू लेंगे। ये याद रखना कि यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं, तो किसका किसका वैल्यू ले रहे हैं, तो जो हाई है अपर लिमिट है और जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू का मिनिमम ले रहे हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग लेंगे। तो मिनिमम कौन सा है, तो 42 मिनिमम है, तो 42 हम लोग लिए। अब ऐसे ही हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, किसका, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे लोअर लिमिट का, जो हम लोग ये लोअर लिमिट निकाले हैं ना माइनस 9.5, ये माइनस 9.5 और मिनिमम वैल्यू जो हम लोग के पास था, मिनिमम वैल्यू क्या था 9, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसमें 9, तो ये हमारे पास 9 आया इससे। तो ये हो गया हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम। अब जो है ना हम लोग बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे। बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए ना हम लोग जो डाटा सेट है, डाटा सेट में हम लोग के पास रेंज कहाँ से कहाँ तक था, मतलब 9 है, 10 है, मतलब 42 तक है। मतलब मान लो कि 0 से लेके 50 तक का हम लोग बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। तो ये हम लोग इसमें हम लोग वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50 डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इतना बना लिए। अब हम लोग ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IQR से। IQR का वैल्यू 13 है ना, यहाँ पे 13 पे हम लोग ये किए, एक लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद जो है ना हम लोग Q1 और Q3 का वैल्यू पे ड्रॉ करेंगे। Q1 इसमें क्या था, Q1 का वैल्यू था 10, तो 10 पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 10 पे लाइन ड्रॉ किए। और Q3 का वैल्यू क्या था 23, तो ये जो है ना ये 23 के वैल्यू पे लाइन ड्रॉ किए और इसको हम लोग एक बॉक्स बना दिए। ये 3 वैल्यू को ड्रॉ करने के बाद ना, ये 3 लाइन ड्रॉ करने पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे IQR का वैल्यू था, ये था IQR का वैल्यू, IQR का वैल्यू लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे Q1 का वैल्यू पुट किए और इसमें हम लोग Q3 का वैल्यू पुट किए, इसका हम लोग एक बॉक्स बना लिए। और फिर उसके बाद ना इस बॉक्स से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ किए। और ये जहां पे इसका जो ये वैल्यू है ना, हम लोग सबसे फाइनल वैल्यू चेक करते हैं, ये जो दो वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो 42 है, तो हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और ये 42 वैल्यू पे एक ड्रॉ कर देंगे लाइन। तो ये 42 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को। और ऐसे ही सिमिलरली हम लोग 9 के लिए ड्रॉ करेंगे। तो 9 के लिए क्या होगा, 10 के जस्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 9 को डोनेट करेगा। तो ये जो ड्रॉ हुआ ना, ये बॉक्स प्लॉट हुआ हम लोग के पास इस डाटा सेट का। इस डाटा सेट का ना बॉक्स प्लॉट ये बन के आया। तो अब कोई भी ऐसा वैल्यू ना जो इन दोनों के बीच, यही हमारा जो है ना, ये दो जो आंसर है ना, ये दो ही हमारे आंसर है 9 और 42 के बीच में। मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है आउटलायर ना, तो आउटलायर आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये दो हमारे रेंज होंगे कि आउटलायर में अगर इससे बाहर का कोई एलिमेंट अगर होगा तो वो हमारा आउटलायर होगा। तो हम लोग के पास गिवन सेट में इसके बाहर का तो कोई आउटलायर था नहीं, तो इसीलिए इसमें ना नो आउटलायर आएगा। तो इसमें हम लोग के पास कोई, यही हम लोग लिख देंगे कि इफ देयर इज नो एलिमेंट विच इज बिलो 9 से छोटा कोई नहीं है और 42 से ज्यादा कोई नहीं है, तो इसलिए देयर विल बी एंड नो आउटलायर, देयर विल बी नो आउटलायर होगा, इसमें नो आउटलायर है। अच्छा, इसमें तो आउटलायर होगा, मतलब अगर कोई डाटा एलिमेंट है ना जो 9 से छोटा हो और 42 से बड़ा हो, तब वो आउटलायर कहलाएगा। तो इस गिवन सेट में ना ऐसा कोई आउटलायर है नहीं, तो इस गिवन सेट में ऐसा कोई आउटलायर है नहीं, तो इसीलिए इसमें हम लोग नो आउटलायर इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही सिमिलरली जो है ना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसमें भी ये सेम चीज ना, सेम फॉर्मूला यूज करना, सेम फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा सेम फॉर्मूला में। तो ये था समझो पहला टॉपिक न्यूमेरिकल का, आउटलायर का, और इस पे शायद क्वेश्चन आ ही जाएगा।
तो ये था समझो आउटलायर। अब उसके बाद जो हम लोग के पास टॉपिक्स है डाटा वेयर हाउस, ये थ्योरी है। डाटा वेयर हाउस में बेसिकली हम लोग करते क्या है ना, तो बेसिकली इसको ओवरव्यू से ही समझ लो और ये एग्जाम में बस वैसे ही लिख के आ जाओ तो वो भी चलेगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा जो है उसको डाटा को हम लोग क्लीन, इंटीग्रेट, ट्रांसफॉर्म, लोड करके ना डाटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, और वही चीज है इसमें। और इसका हम लोग को यूज ही क्यों पड़ा डाटा वेयर हाउस का, तो मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ना दिल्ली, यूपी, मुंबई इन तीनों में ब्रांच है। तो अगर एक इंडिया का जो हेड है, उस हेड को अगर चाहिए ना दिल्ली से डाटा, यूपी से डाटा, मुंबई से डाटा, तो वो तीनों को अलग अलग करके फोन करके तब डाटा मंगाएगा, या फिर वो अपना एक, ये उसके पास ऑप्शन है ना कि तीनों को अलग अलग फोन करे और तब डाटा मंगाए, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इन तीनों का डाटा अगर वो डाटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, बस एक छोटा सा क्वेरी चलाएगा और आराम से जिसका डाटा चाहिए वो आराम से निकाल सकता है सेकंडों में। तो इसके लिए हम लोग के पास डाटा वेयर हाउस का जरूरत पड़ा। तो बस यही है डाटा वेयर हाउस में। और डाटा वेयर हाउस को जो स्टोर करने के लिए ना हम लोग मतलब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो डाटा क्यूब का हम लोग यूज करते हैं डाटा वेयर हाउस में, और बी ट्री का हम लोग यूज करते हैं डाटाबेस में। ये हो गया टाइप्स ऑफ डाटा, ये हम लोग के पास नोट्स में से पढ़ लेना, वो तो ये इतने सारे टाइप्स हैं, तो इसके बारे में ना बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। तो ये था समझो डाटा वेयर हाउस और डाटा टाइप्स। और फिर डाटा ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट। तो डाटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये जो इस रो में जितने भी पूरे हैं ना, ये पूरा एक डाटा ऑब्जेक्ट बन के आएगा। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो जैसे कि ये सीरियल नंबर है, ये एज है, ये नेम है, ये जेंडर है, ये सारे क्या है, तो ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो बस वही है, एट्रीब्यूट जो फीचर बताता हो वैसा ही कुछ होता है। और टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, तो क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा, तो एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल और एक बाइनरी, ये तीन होते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, तो नंबरिक, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ये जो है ना मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं। और नॉमिनल एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं ना, जो भी नेम से रिलेटेड हो, जैसे कि कलर ऑफ द हेयर, आई, या फिर किसी का एम्प्लॉय का नेम, ये सारे जो एट्रीब्यूट है ना सारे नॉमिनल है, जिसमें तुम्हें नेम से रिलेट कर सको, तो उसको हम लोग नॉमिनल कहते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है ना, तो हम लोग रैंक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को जो ग्रेड मिलता है, हम लोग को एसआर में जो ग्रेड मिलता है ना, ए प्लस प्लस, मतलब ए प्लस फिर ओ, ऐसा जो ग्रेड मिलता है वो क्या है, एक तरह से रैंक को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक ऑर्डर, पार्टिकुलर ऑर्डर बता रहा है, तो उसको हम लोग ऑर्डिनल एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ऐसे ही बाइनरी में क्या होगा, तो बाइनरी में ट्रू फॉल्स होते हैं। बाइनरी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्या होता है, तो एसिमेट्रिक में ऐसा होता है ना कि ट्रू और फॉल्स का जो है ना अनइक्वल वेटेज है। ऐसा हो सकता है ना कि ट्रू का वेटेज ज्यादा हो। आमतौर पे क्या होता है, अगर बाइनरी है तो क्या होना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स जो है ना वो 50-50 चांस होना चाहिए। जैसे कि क्वाइन हम लोग टॉस करते हैं तो 50% चांस है ना कि क्वाइन हेड होगा और 50% चांस है कि क्वाइन टेल होगा। लेकिन अगर कभी अगर ऐसा हो जाए ना कि ये जो कंडीशन है अगर ये फुलफिल ना हो, मतलब 50-50 चांस ना हो, तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक बोलते हैं। और ये मोस्टली ऐसा होता है ना कि ये मेडिकल का जो मेडिकल साइंस होता है ना, मेडिकल साइंस में ऐसा ही होता है कि ट्रू आने का प्रोबेबिलिटी जो है ना मेडिकल साइंस में वो ज्यादा होता है। तो मेडिकल साइंस में हम लोग एसिमेट्रिक बाइनरी डाटा का यूज करते हैं। और सिमेट्रिक में क्या होता है, तो जिसमें इक्वल वेटेज है, जैसे कि क्वाइन सब हम लोग टॉस करते हैं ना, वो सिमेट्रिक बाइनरी के फॉर्म में आता है। और फिर न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट, अब जो है ना क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट आता है, तो वो हम लोग जो है ना जिससे हम लोग मेजरेबल क्वांटिटी जो इंटीजर, ये सब जो रियल वैल्यू है उसको हम लोग न्यूमेरिकल कहते हैं। अब इंटीजर, स्केल और ये बस थ्योरी है, और रेशियो स्केल जो है ना वो बस सारे थ्योरी है। तो अब इसको हम लोग मेजर करने के लिए ना, ये वेरियस टाइप ऑफ जो डाटा है इन सब को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है ना बेसिक हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो इसमें ना अलग अलग एरिया के हैं। सबसे पहला है ना कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर में आता है मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, मिडिल रेंज निकालना। ये सारे जो है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करने। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ना मीन, मीडियन, मोड क्या होता है ना, ये सारे बता के एक एग्जांपल बता दो। एग्जाम्पल अपनी मर्जी का कोई भी डाटा ले लो, उसका मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो, इसको तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और केटीआर का जो सिटी हुआ था उसमें हम लोग के पास सेंट्रल टेंडेंसी पे एक क्वेश्चन था 4 नंबर का या 5 नंबर का ऐसे ही, तो वो बस तो उसमें ये आ सकता है बस मीन मीडियन मोड को इसको मतलब डिफाइन कर देना और मतलब और एक वैल्यू निकाल के दिखा देना कोई भी डाटा का। और फिर डिस्पर्जन ऑफ डाटा हम लोग में क्या आता है, तो उसमें रेंज आता है, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है। 5 नंबर समरी जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे वो डिस्पर्जन ऑफ डाटा के अंदर में आता है। बॉक्स प्लॉट जो भी हम लोग ऊपर में आउटलायर निकालने के लिए यूज किए वो किसके अंदर आता है, तो वो डिस्पर्जन ऑफ डाटा के अंदर आता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो भी क्या आता है, तो डिस्पर्जन ऑफ डाटा के अंदर में आता है। और फिर ग्राफिक डिस्प्ले, तो ग्राफिक डिस्प्ले में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, लाइन ग्राफ से, हिस्टोग्राम से, क्वार्टाइल क्वार्टाइल प्लॉट से, ऐसे जो है ना ये सारे बस थ्योरी के पोर्शन है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब। और फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ना ये होता है ना कि हम लोग के पास एमसीक्यू के लिए ये एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड डाटा कब कहते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ना जिसमें हम लोग के पास अगर मीन जो है वो लेस हो जाए मीडियन से, तो अच्छा मीन हो जाए लेस देन मीडियन, एक सेकंड, हाँ मीन जो है ना वो लेस हो जाए अगर मीडियन से तो लेफ्ट स्क्यूड होगा, और मीन अगर ज्यादा हो जाए मीडियन से, ये दोनों क्योंकि हम लोग हर एक डाटा का निकाल सकते हैं, ये दोनों वैल्यू जो है ना हम लोग हर एक डाटा का निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों अगर ऐसा हो जाए कि मीन अगर लेस है मीडियन से तो लेफ्ट स्क्यूड होगा, और मीन अगर ग्रेटर देन है मीडियन से तो राइट स्क्यूड होगा। तो ये हमारे पास बेसिक मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में। और आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, तो आइडियल सिचुएशन का ये एमसीक्यू आ सकता है कि आइडियल सिचुएशन में ना मीन मीडियन मोड क्या होता है, तीनों सेम होते हैं आइडियल सिचुएशन, जो कि हाइपोथेटिकल है, कभी आइडियल सिचुएशन होता नहीं है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरी। अब जो है ना यहाँ से अब जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसमें जो मीन मीडियन मोड के बारे में जो बोले थे कि कुछ लिखना है, तो वो क्या, तो यही ये फॉर्मूला भी लिख सकती हो उसमें। तो एवरेज ऑफ मीन क्या होता है, तो एवरेज ऑफ ऑल डाटा। तो एवरेज मीन तो हम लोग जैसे निकालते हैं ना, नॉर्मल निकालने का है। मीन में क्या होता है, सारे नंबर को ऐड करो और डिवाइड कर दो इनसे। मीडियन में क्या होता है, तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और अगर साइज जो है अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होगा, तो डायरेक्ट मिडिल एलिमेंट होगा। और अगर n अगर इवन है तो मीडियन क्या होगा, तो सम ऑफ टू मिडिल, उसमें दो मिडिल आएंगे ना, जैसे कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारे पास है, तो इसमें अगर मीडियन अगर हम लोग को बोलेगा बताने, तो इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है, यहाँ दो होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ पे ये दो जो है ना ये दोनों मिडिल एलिमेंट है। तो इसका मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 3 + 4/2 हम लोग करते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं ना, इन दोनों का सम जो दो मिडिल एलिमेंट है ना, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो उससे हम लोग निकालते हैं मीडियन। तो ये था मीडियन का। और मोड क्या होता है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो उसको हम लोग मोड निकालते हैं। और मोड जो है ना हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अगर मल्टी मोडल डाटा है। मल्टी मोडल डाटा का मतलब क्या, कि जैसे कि ये जो डाटा है, इस डाटा में देखो, तो इस डाटा में 20 का फ्रीक्वेंसी 2 है और 30 का फ्रीक्वेंसी ये भी 2 है, दोनों का फ्रीक्वेंसी 2 है, तब कौन सा मोड होगा। आमतौर पे अगर तुम फ्रीक्वेंसी अगर किसी का देखोगी तो किसी एक का अगर ज्यादा है तो तुम उसको मोड बता दोगी, लेकिन अगर इसमें अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो हम लोग इसमें कैसे बता सकते हैं ना कि कौन सा मोड होगा। तो इसके लिए हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन यूज करते हैं, कैन नॉट, इसका हम लोग मोड निकाल नहीं सकते हैं। वैसे हम लोग के पास 9-10 में जैसे कि हम लोग मोड निकालने का जो फॉर्मूला था ना स्टैटिस्टिक्स का, वो यूज करके तो चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन उसमें हम लोग ना इस वाले जो डाटा माइनिंग है ना, डाटा माइनिंग में हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल बस मोड का यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाले, तो इसके लिए हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। और इसमें अब क्या है, यूनिमोडल डाटा अगर है ना, यूनिमोडल मतलब क्या, कि कोई एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे कि इसमें 20 का जो है ना 1 2 3 3 टाइम्स है, ये सबसे ज्यादा है, तो इसका मोड 20 हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 का था, इसलिए मोड 20 हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो 1/n सिग्मा i = 1 से लेके n और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग के पास जो है ना, जो मीन, ये जो x बार है ना यहाँ, ये मीन को डोनेट करता है, जो मेनली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए प्रोबेबिलिटी में निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी वाले जो थे ना, उसमें जो काई स्क्वायर टेस्ट ये सब जो हम लोग कर रहे थे,
या कोई भी जो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो निकाल रहे थे ना, हम लोग सिग्मा निकालना पड़ता था। तो सिग्मा निकालते थे कैसे, 1/n और सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n और xi माइनस x बार, ये x बार क्या है तो मीन का होल स्क्वायर और इसी का रूट अंडर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पूरा क्या है, ये वेरिएंस का वैल्यू है, इसी का रूट अंडर वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा होता है, तो वही रूट अंडर वेरिएंस, तो ये सिग्मा मतलब st होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो xi माइनस x बार का यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग को xi माइनस x बार का यूज नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग ऑप्शन है कि हम लोग क्या करें, तो जो xi का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके 1/n निकाले, तब जाके हम लोग मीन का स्क्वायर से माइनस करें। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि 1/n सिग्मा i से लेके n xi का होल स्क्वायर, ये पूरा निकाले, उसके बाद हम लोग मीन स्क्वायर से उसको माइनस कर दें, तो और उसका रूट अंडर जो वैल्यू आएगा ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, और इसी के बेसिस पे ना ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को वही सारी चीज निकालने हैं कि मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और ये भी बताना है ना कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है। जो हम लोग ऊपर में बोले थे ना कि हम लोग को ये बताने आ सकता है कि एमसीक्यू में कि राइट स्क्यूड है और लेफ्ट स्क्यूड में, तो ये क्वेश्चन में ना हम लोग को ये भी बताना है कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड। तो ये हमारे पास डाटा है, इसी डाटा को हम लोग, इस डाटा का अगर हम लोग मीन निकालने जाएंगे तो मीन का क्या है, सब सारे डाटा को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ डाटा इसमें क्या है तो 11, तो 11 से डिवाइड कर दो, सबको ऐड करके 11 से डिवाइड करने पे मीन आ गया 58.18, ये हमारे पास मीन आ गया। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सारे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, तो इसका जो मिडिल एलिमेंट होगा, मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ एक तरफ होंगे और ये 5 एक तरफ होंगे, तो मिडिल एलिमेंट क्या है, ये जो है ना, ये जो डाटा है ये मिडिल एलिमेंट है, तो 52 जो है वो मीडियन हो गया। और इसमें मोड जो है, इसमें मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 52 जो है ना ये 2 बार आया है और ये 70 जो है ये भी 2 बार आया है, और यही दोनों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दोनों को तो मोड नहीं कर सकते ना कि 52 भी मोड है और 70 भी मोड है, तो इसीलिए इसमें मोड जो है ना, ये मल्टी मॉडल डाटा हो गया, तो इसमें मोड जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अभी हम लोग ये बता सकते हैं ना, मीन मीडियन आया है, इससे ही हम लोग ये बता सकते हैं कि ये लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट स्क्यूड। तो इसमें मीन ज्यादा बड़ा है, तो मीन ज्यादा बड़ा है तो इसमें क्या होगा, राइट स्क्यूड। तो वो हम लोग के पास सबसे लास्ट में ये लिखे हैं कि राइट स्क्यूड, वैसे ये जो है ना मीन हम लोग यहीं पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए है ना कि मीन अगर ज्यादा होगा, मीन अगर ज्यादा है तो राइट स्क्यूड, मीन अगर कम है तो लेफ्ट स्क्यूड, तो उसी से हम लोग ये उसी से बता सकते हैं। और वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए, इस वाले का हम इस साइड यूज किए, अच्छा हम ये यूज किए, ये वाले फॉर्मूला का यूज किए नीचे वाले का, तो नीचे वाले फॉर्मूला का यूज किए, xi का हर एक का स्क्वायर निकाले, हर एक का स्क्वायर निकालने के बाद ये वैल्यू आया, और 1/n यानी कि 1/11, तो इसका वैल्यू जो है ना सॉल्व करके ये आया। ये कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना तो इजिली होगा, कैलकुलेटर अलाउड है इसमें, तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो रूट अंडर वेरिएंस, तो रूट अंडर वेरिएंस का तो रूट अंडर 413.45, तो रूट अंडर इतना, तो इसका ये आंसर हो गया। अब जो है ना ये डाटा क्या है, राइट स्क्यूड, तो हम लोग ऊपर में ही देख लिए कि राइट स्क्यूड था। तो ये हो गया हमारे पास मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अब जो है ना मेजरिंग डाटा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी है, तो डाटा सिमिलरिटी और जो है ना इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए ना सबसे पहले तो सिमिलरिटी होता क्या है, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना जो रिप्रेजेंट करे कि हमारा डाटा कितना सिमिलर है, उसको हम लोग सिमिलरिटी कहते हैं। तो जैसे कि है ना इसका वैल्यू जो होता है वो किसके रेंज के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, और अगर इसका वैल्यू, अगर सिमिलरिटी का वैल्यू अगर हाई है, इसका क्या मतलब है कि वो डाटा ज्यादा सिमिलर है। और डिसिमिलरिटी क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब कितना डिफरेंट है ये डाटा, 0 और 1 के बीच में होता है, और अगर इसका वैल्यू अगर हाई है तो कितना डिफरेंट है ये डाटा, बस मतलब। तो इसको हम लोग जो है ना कैसे, ये हमारे पास ये क्वेश्चन जैसे ऐसे होगा, इसमें से हम लोग जो है ना ये मतलब क्वेश्चन टाइप नहीं है, मतलब ये समझने के लिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं कि हाँ कि ये पूरा बताओ। तो इसका जो है ना जैसे कि ये सीरियल नंबर है, वैसे ये नॉमिनल डाटा, तो नॉमिनल डाटा को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, मतलब कैसे इसका सिमिलरिटी बताते हैं नॉमिनल डाटा का,
उसके लिए जो है ना हम लोग नॉमिनल डाटा क्या है ABCA, तो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं नॉमिनल डाटा का, और नॉमिनल डाटा का बस कौन सा एट्रीब्यूट है, बस एक ही एट्रीब्यूट है ना, नॉमिनल डाटा का बस एक ही एट्रीब्यूट है, बस ये एक जो है ये एक नॉमिनल डाटा है, तो इसका एक ही एट्रीब्यूट है, इसीलिए ये जो P है ना P इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि बस यही एक एट्रीब्यूट है ना, ये जो पूरा है एक रो, बस एक ही रो को हम लोग को चेक करना है, एक ही रो को चेक करना है, इसीलिए P का वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ से हम लोग के पास P का वैल्यू आ गया। अब फॉर्मूला जो होता है ना नॉमिनल डाटा के लिए वो होता है DIJ। ये DIJ क्या है ना, तो ये जो है ना डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। उसमें ना D ऑफ ith रो और jth कॉलम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होता है P माइनस M अपॉन P। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें ना ये P क्या है, तो ये P हम लोग ऊपर में ही देख लिए कि ये जो P है ना कितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इसमें ना नॉमिनल डाटा का कितना है, बस एक ही है, तो P इक्वल टू 1 है, तो 1 हो गया P इक्वल टू 1, और यहाँ पे P इक्वल टू 1 तो आएगा ही। अब ये जो M है ना ये डोनेट करता है कि मैच हो रहा है या नहीं, मतलब I और J जो है ना वो मैच हो रहा है या नहीं। जैसे कि अगर हम लोग ये इन दोनों का चेक करेंगे ना 1 2 का, मान लो कि अगर IJ मतलब 1 और 2 का अगर हम लोग चेक करेंगे, इन दोनों का 1 2 का अगर हम लोग चेक करेंगे तो A और B मैच कर रहा है, तो A और B मैच नहीं कर रहा है, A और B अलग है ना, मैचिंग नहीं है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें A और B के अंदर में M का वैल्यू हो जाएगा 0। A और B के अंदर में M का वैल्यू होगा 0। अगर मैच कर रहा है, जैसे कि इस केस में 1 और 4 के केस में, 1 एंड 4 के केस में ये मैच कर रहा है, 1 और 4 के केस में मैच कर रहा है, तो मैच करने की कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, M इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को बस याद रखना है कि जब अगर मैच नहीं कर रहा है तो M की वैल्यू 0, मैच कर रहा है तो M की वैल्यू 1। तो इसी के बेसिस पे ना ये हम लोग DIJ का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और सब निकालते जाएंगे। तो D ऑफ 1 2, सबसे पहले 1 2 मतलब ये जो है ना इन दोनों को मैच किए, तो इन दोनों को मैच किए तो M का वैल्यू इसमें 0 आया, P का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। 1 का मतलब क्या है, डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स है ना, तो डिसिमिलैरिटी में मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है कि डिसिमिलर और 0 का मतलब होता है सिमिलर, मतलब इस वाले केस में नॉमिनल डाटा के केस में। तो हम लोग के पास अब जो है ना ये 1 2 का हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे 1 3 का, ये 1 2 का निकल गया। अब हम लोग 1 3 का चेक करेंगे। 1 3 में, तो 1 3 में A और C है, तो A C मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें भी M इक्वल टू 0 होगा, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। फिर 1 4 हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 4 चेक किए। 1 4 में क्या होगा, तो M की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैच कर रहा है, A और A जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसीलिए M की वैल्यू 1 है। तो M की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। तो ये जो है ना ये सिमिलर डोनेट करता है, तो ये हो गया 1 4 की वैल्यू। ऐसे ही ना हम लोग 2 3 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1 का हम लोग सबसे मैच कर लिए। अब हम लोग 2 का चेक करते हैं, तो 2 का 1 से तो हम लोग पहले चेक कर चुके हैं ना, 1 2 करो या फिर 2 1 करो, बात तो बराबर ही है ना, दोनों मैच नहीं किए। तो अब हम लोग 2 का जो है ना बाकी बचाव से करेंगे, तो 2 3, तो 2 3 का मैचिंग करेंगे, तो BC मैच नहीं कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। फिर इसके बाद 2 4 से हम लोग करेंगे, तो 2 4 में भी करेंगे, मैच नहीं कर रहा है। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 का 4 से, क्योंकि 3 का 2 से हो चुका है, 3 का 1 से हो चुका है, और तो 3 का 4 से बचा, तो 3 का 4 से करेंगे। C और A मैच नहीं कर रहा है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। तो वही चीज हम लोग सबका निकाल लेंगे। सबका ये निकालने के बाद इसी के बेसिस पे हम लोग डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। डिसिमिलैरिटी बनाते हैं, इसमें हम लोग 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, और जो वैल्यू है ना उन सब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। और ये याद रखना कि डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में ना हम लोग ये जो नीचे का साइड है बस इसको हम लोग फिलअप करते हैं, और जो इक्वल है ना 1 1, ये जो 1 1 रो है ये 1 1 0 हो गया, फिर 2 2 0 हो गया, 3 3 0 हो गया, 4 4 0 हो गया। ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि ये सिमिलर है, क्योंकि अगर तुम 1 का मैचिंग अगर करोगे 1 के साथ ही, तो 1 का मैचिंग 1 A का मैचिंग A से ही करोगे तो वो तो सिमिलर ही हो जाएगा ना, इसीलिए ये 0 है। तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग जो वैल्यू अभी निकाले हैं 1 2 का वैल्यू मतलब 1 और 2, ये जो वैल्यू है ना 1 2 ऐसे हम लोग देखते हैं
ये हम लोग इस तरह से देखते हैं, थोड़ा उल्टा जैसा लग रहा होगा कि इसमें तुम कह सकते हो ना कि इसमें 2 1 है ना, ये एक तरह से इसको हम लोग रीड अगर हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं तो इसको हम लोग रीड करते हैं 2 1 से, लेकिन इस केस में ना हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं 1 2, तो ये जो है ना ये ऊपर की तरफ से हम लोग देखते हैं, ये 1 और ये 2, तो 1 2 का वैल्यू क्या आया था, 1 2 का वैल्यू आया था 1, तो यही हम लोग 1 यहाँ पुट किए। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग 1 3 का वैल्यू 1 और 3 का वैल्यू क्या आया था 1, ऐसे ही 1 4 का वैल्यू 1 और 4 का वैल्यू क्या होगा 0, फिर ऐसे ही 2 और 3 का वैल्यू क्या होगा 1 2 4 का वैल्यू 1, फिर 3 और 4 का वैल्यू 1, ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारे पास डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स आ गया। तो डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स निकालने को शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो मतलब न्यूमेरिकल है ऐसा कि डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स कर निकालो या ना निकालो। फिर ये था समझो नॉमिनल डाटा, अगर तुम्हारे पास डाटा अगर नॉमिनल फॉर्म में है ना तब ये फॉर्मूला था। अब अगर ऑर्डिनल डाटा है, अगर समझो ये अगर ऑर्डिनल डाटा जैसे है ना इस फॉर्म में अगर डाटा है, तब हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डाटा मतलब डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स में, तो ये एक्सीलेंट फेयर गुड एक्सीलेंट ये 4 हैं। तो ऑर्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा में ना हम लोग क्या करेंगे, तो लेट हम लोग अपने मन से ना जो एक्सीलेंट है उसको हम लोग ना पॉइंट वाइज दे देंगे खुद से, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितना देना चाहो। इसमें हम लोग 3 दे रहे हैं, मतलब एक्सीलेंट को सबसे ज्यादा मार्क, फेयर को हम लोग मतलब गुड को सेकंड नंबर पे दे रहे हैं सेकंड, और फेयर को 1 दे रहे हैं। तो हम लोग इसमें ना हम लोग खुद से ये वैल्यू दे रहे हैं, एक्सीलेंट को 3, फेयर को 1, गुड को 2, ये हम लोग वैल्यू दे रहे हैं ऑर्डिनल डाटा में। यही चीज हम लोग यहाँ लिखे भी हैं, फर्स्ट गिव एक रैंक दे रहे हैं, एक तरह से ना रैंक दे रहे हैं कि रैंक में ना कौन सा है, तो एक्सीलेंट को 3 पॉइंट दे रहे हैं, फेयर को 1 पॉइंट, गुड को 2 पॉइंट। अब जो है ना इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जेड माइनस मिनिमम और मैक्स माइनस 1। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना वो इससे हम लोग पता करेंगे। इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम का वैल्यू इसमें होगा 1 और मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा 3। ये हम लोग के पास इस फॉर्मूला का यूज करके ना हम लोग निकालेंगे। और इसमें जो ये जो जेड है ना ये हमारे पास डाटा होंगे कि कौन सा ये डाटा ना कौन सा डाटा है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना फर्स्ट में फर्स्ट के लिए चेक करेंगे, फॉर फर्स्ट के लिए चेक करेंगे तो ये क्या है, ये एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट का वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है ना 3, ये हमारे पास जेड है, यही हमारे पास जेड है। जो वैल्यू है ना मतलब जो अगर ग्रेड मिला हुआ है उस ग्रेड का वैल्यू क्या है उसको हम लोग जेड बोलते हैं। तो जेड माइनस फॉर 1 के लिए फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के लिए जेड माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाले में एक्सीलेंट था तो एक्सीलेंट का क्या ग्रेड था, मतलब एक्सीलेंट को हम लोग क्या लिए 3, तो 3 माइनस मिनिमम का वैल्यू क्या है 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, तो इक्वल टू क्या हो गया 1। और ऐसे ही हम लोग सेकंड के लिए चेक करेंगे, सेकंड के लिए चेक करेंगे मतलब सेकंड में वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन में सेकंड का वैल्यू है फेयर, सेकंड में है फेयर, फेयर का वैल्यू क्या है 1। और थर्ड का देखो, थर्ड का याद रखना कि 2 था वैल्यू, थर्ड में गुड था उसका वैल्यू 2, तो सेकंड और थर्ड एक साथ ही करेंगे। तो जो है ना सेकंड के लिए वैल्यू क्या है 1, और वैल्यू बस फॉर्मूला में पुट करो जेड माइनस मिनिमम, यानी कि 1 माइनस मिनिमम का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 मैक्सिमम माइनस 1, तो इक्वल टू क्या होगा 0। 1 माइनस 1 0 होता है और 0 से किसी को डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही हम लोग 3 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे तो 3 में वैल्यू क्या था गुड, गुड का वैल्यू यानी कि 2, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस 1, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 0.5, ये वैल्यू सॉल्व करके ये आ गया। फिर ऐसे ही हम लोग 4 के लिए निकालेंगे, उसमें भी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करके 1 आ गया। तो ऑरिजिनल डाटा जो है ना ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लिए कि एक्सीलेंट फेयर गुड एक्सीलेंट था ना, उसका वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया 1 0 0.5 और 1 इस फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग अब जो है ना ये फॉर्म में आ गया, बस न्यू डाटा फॉर्म। अब जो है ना हम लोग के पास वेरियस टाइप ऑफ डिस्टेंस होते हैं। हाँ डिस्टेंस बता करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस का यूज हम लोग करते हैं। ये था नॉमिनल डाटा, कौन सा था, ये जो न्यूमेरिक डाटा है ना इसके लिए हम लोग डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ना वेरियस तरह के डिस्टेंस होते हैं हमारे पास डाटा माइनिंग में।
सबसे पहला तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि इक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है ना कि मेनली जो दो पॉइंट है, समझो हम लोग जो आमतौर पे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो अगर डिस्टेंस बताना हो तो क्या करते हैं, ये अगर x1 x2, ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बताते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग बताते हैं ना, तो ये बस वही फॉर्म है कि अगर कोई एक i है, इसमें तो हम लोग बस दो डायमेंशन लिए हैं ना कि x1 और y1, ऐसा कोई अगर हो ना जिसमें x ऑफ i जो है ना हम लोग के पास ये अलग अलग डायमेंशन का हो, मतलब 3 डायमेंशन का होगा तो 3, 4 डायमेंशन का होगा तो 4, तो ऐसे वैल्यू अगर x ऑफ ji, इसको हम लोग i मानेंगे ना कि f ऑफ i अगर है, जैसे कि इसको हम लोग x माने थे ना, तो x ऑफ i अगर हम लोग माने तो x ऑफ i1, x ऑफ i2, x ऑफ i3, ऐसे हम लोग के पास डाटा सेट है, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन है। ऐसे ही सेम डायमेंशन जे का भी है, तो इसका जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही करो, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम लोग करेंगे, तो क्या होगा x ऑफ जे आई एफ एक्स ऑफ जे, ऐसे ही हम लोग इसको ऐसे ही मानते हैं ना कि ये अगर x पॉइंट है, ये अगर y पॉइंट है, तो y पॉइंट और x पॉइंट में अगर समझो अगर दो डाटा रहता, बस ये दो रहता और ये दो रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, x ऑफ J1 माइनस x ऑफ J1 मतलब I1, ये I है, x ऑफ I1 का होल स्क्वायर प्लस x ऑफ J2 माइनस x ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यही करते वही चीज हम लोग कर रहे हैं, x ऑफ J1 माइनस x ऑफ I1 का होल स्क्वायर प्लस x ऑफ J2 माइनस x ऑफ J2, और मतलब J2 नहीं है, ये x ऑफ I2 है, ये ऊपर वाले के लिए, तो x ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये n तक जाएगा, मतलब तो x ऑफ Jn माइनस x ऑफ In, मतलब n डायमेंशन का हो सकता है ना, क्योंकि डाटा तो हम लोग एक साथ हो है नहीं कि बस दो ही डायमेंशन में होंगे, तो अलग अलग डायमेंशन के हो सकते हैं, 3 डायमेंशन के हो सकते हैं, 4 डायमेंशन के हो सकते हैं, तो फॉर्मूला बस यही है, जनरल फॉर्मूला। अब इसमें दो ही डायमेंशन का है तो दो ही डायमेंशन का यूज होगा, बस ऐसा है ये यूक्लिडियन। तो ऐसे ही ना हम लोग ये जो डाटा है, ये हमारे पास डाटा है एक, ये डाटा है, इस डाटा के लिए ना हम लोग के पास यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, 1 2 है, 2 3 है, 4 5 है, 3 1 है, ये हमारे पास दो ही वर्टेक्स है, तो दो वर्टेक्स के लिए हम लोग को निकालना है, 1 2 के लिए निकालेंगे, तो 1 2 के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 यानी कि d ऑफ 1 2, d ऑफ 1 2 निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के लिए निकालेंगे तो 1 2 है और 2 3 है, तो यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही हम लोग निकालेंगे, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया d12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 2 आया। ऐसे ही 1 3 के लिए निकालेंगे, 1 3 मतलब इन इसका और इसका हम लोग निकालेंगे, 1 3 तो इसका और इसका हम लोग निकालेंगे, तो क्या होगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ना नॉर्मल पॉइंट्स का, ये बस वैसा ही है कि नॉर्मल पॉइंट्स का 1 3 का निकालना है तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बेसिकली हम लोग जो ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस निकालते थे ना, ये बस उसी का फॉर्मूला है, तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं, d ऑफ 1 3 निकालेंगे, d ऑफ 1 4 निकालेंगे, जैसे हम लोग यूक्लिडियन अभी हम लोग सिमेट्रिक में पढ़े ना, ये जो डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स में है, जैसे हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे वही वैल्यू इसमें भी फिल करना है, वही वैल्यूज इसमें हम लोग इसको 0 बनाएंगे, बाकी अब उसके अलावा नीचे वाले जितने हैं ना सबको फिल करना है, तो किसको किसको फिल करना है, 1 2 को, 1 3 को, 1 4 को, फिर यहाँ से 2 3 को, 2 4 को, फिर इस तरफ से 3 4 को, ऐसे हम लोग फिल करना है, तो 1 4 तक गए, फिर उसके बाद 2 3 2 4, फिर उसके बाद 3 4, सबका वैल्यू जो है ना हम लोग बस डिस्टेंस निकाले, उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये था हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस एक होता है। अब एक होता है ना मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस में क्या होता है ना, तो हम लोग जो है ना दो पॉइंट, जैसे कि हम लोग इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स जे एफ मतलब एक्स ऑफ J1 माइनस एक्स ऑफ J I1 का होल स्क्वायर करके कर रहे थे और उसका रूट अंडर कर रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कोई रूट अंडर नहीं करते हैं और कोई स्क्वायर नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं मॉडुलो कर लेते हैं, मतलब मॉडुलो ऑफ एक्स ऑफ J1 माइनस एक्स ऑफ I2, जैसे कि अगर कोई पॉइंट है ना, मान लो कि 1 2 है, एक पॉइंट 1 2 है, एक पॉइंट 3 4 है, मान लो कि ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का ना, ये अगर x है ये y है,
इन दोनों के पॉइंट का अगर डिस्टेंस बताएगा ना, बोलेगा कि मैनहट्टन डिस्टेंस बताओ, तो इन दोनों पॉइंट का क्या हो जाएगा 3 - 1 का मॉडुलो प्लस 4 - 2 का मॉडुलो। कहाँ चला गया, मतलब 4 - 2 का मॉडुलो, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो 2 + 2 4, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ऐसे ही मैनहट्टन डिस्टेंस में क्या करते हैं ना, दो पॉइंट का बस एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ये जो है ना 3 - 1 फिर 4 - 2, ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट डिस्टेंस भी बता देते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो इसमें मैनहट्टन डिस्टेंस में कोई रूट अंडर नहीं है, इसमें रूट अंडर भी नहीं है, और इसमें कोई स्क्वायर टर्म भी नहीं है। हर एक टर्म को हम लोग अलग अलग स्क्वायर भी नहीं करते हैं, बस ये एक सिंगल ही रहता है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस, तो उसी वैल्यू का ना ये जो डाटा था हम लोग के पास, यही जो डाटा गिवन है, इसी डाटा का ना हम लोग के पास अब मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने जाएंगे। तो क्या होगा, 1 2 के लिए निकालेंगे, तो 1 2 के लिए क्या होगा 2 - 1 प्लस 3 - 1, मतलब 3 - 2, तो क्या होगा 1 + 1 यानी कि 2। तो डी ऑफ 1 2 आ गया 2। ऐसे ही डी ऑफ 1 3 अगर हम लोग निकालेंगे, 1 3 अगर हम लोग निकालने गए तो क्या होगा 4 - 1 5 - 2, तो 4 - 1 यानी कि 3 और 5 - 2 इक्वल टू हो गया 3। 3 + 3 6। ऐसे ही हम लोग अगर निकालने जाए 1 4 का, 1 और 4 का क्या होगा, तो 3 - 1 तो 2 और 1 - 2 -1, तो -1 का मॉड क्या होता है, तो 1, तो मतलब 2 + 1 यानी कि 3। तो हम लोग के पास इस रो में क्या आ जाएगा, एक आएगा 2 6 और 3। तो 2 6 3 हम लोग यहाँ पे चेक कर लो कि वही वैल्यू है या नहीं। तो ये देखो 2 6 3 जो है ना, यही हम लोग के पास वैल्यू, वही हम यहाँ पे करके भी दिखाए हुए हैं कि 1 आया, उसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस, इसका भी 1 आया, उसमें -1 आया था, इसका मॉड लिए थे इसलिए 2 + 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग ना बाकी सबका निकालेंगे। सबका निकालने के बाद ये हम लोग के पास मैट्रिक्स आ गया। ये था हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस। अब जो है ना एक तीसरा डिस्टेंस होता है सुप्रीमम डिस्टेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, तो इसमें ना हम लोग दोनों का मैक्सिमम लेते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई एक पॉइंट है 1 2 और ये एक पॉइंट है समझो 3 5, ये हम लोग के पास पॉइंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, तो इसमें हम लोग जैसे कि ये टर्म है, ये टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना वो लेंगे। मतलब 3 - 1 और 5 - 2, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, इसका मैक्सिमम। तो 3 - 1 यानी कि 2 और 5 - 1 का 3, इन दोनों का मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा इक्वल टू 3। तो यही हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया इस दोनों पॉइंट का। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम ऑफ ये जो डिफरेंस है ना x ऑफ ji माइनस x ऑफ i1 और फिर कॉमा x ऑफ j2 माइनस x ऑफ i2, ये जो है ना इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब एक तरह से बेसिकली इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों का डिफरेंस का ना मैक्सिमम वैल्यू, बस हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग निकालने जाएंगे, डी ऑफ 1 2 का निकालने जाएंगे उसी डाटा सेट में। ये जो ऊपर में जो डाटा सेट है ना, इसी का हम लोग सब कुछ निकाल रहे हैं, इसी का हम लोग निकाल रहे हैं 1 2 और 2 3। तो इसका जो अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा 2 - 1 1 है, 3 - 2 वो भी 1 है, तो 1 और 1 का मैक्सिमम क्या होगा 1 1 1 का मैक्सिमम, मतलब 1 1 तो दोनों सेम ही है, तो मैक्सिमम भी 1 ही होगा। ऐसे ही हम लोग 4 1 करेंगे और 5 2 करेंगे, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 3 और 3, तो 3 और 3 का मैक्सिमम क्या होगा 3। ऐसे ही हम लोग इसका करेंगे तो 3 और 1 2 आया, और 1 और 2 -1 आया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है मैक्सिमम का वो कौन सा में है, तो 3 - 1 2 आ रहा है, तो वही 2 हमारे पास डिस्टेंस है, वो सब मैक्सिमम आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व किया, इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे ये करके भी दिखा दिए, उसका डिस्टेंस हम लोग लिख के, और इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसीलिए यहाँ -1 नहीं लेके 1 लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आ गया। ये बेसिकली जितने भी है ना, ये बस डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल डाटा के लिए। तो ये था समझो कुछ डिस्टेंस, और इन सारे इतने सारे डिस्टेंस थे ना, तो इसको इन सारे डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मिन्कोव्स्की जनरल इक्वेशन बना गया। मिन्कोव्स्की जनरल इक्वेशन में हम लोग के पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √k, और ये जो है ना, ये एक तरह से मॉड xj माइनस xji माइनस xj1 के पावर में k प्लस, जैसे हम लोग के पास नॉर्मल जो यूक्लिडियन फॉर्मूला होता है ना, यूक्लिडियन फॉर्मूला क्या होता है
रूट अंडर को क्या कहते हैं, रूट अंडर 2। ऐसे ही हम लोग एक्स ऑफ मतलब एक्स आई माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे जो हम लोग यूक्लिडियन में जो निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रूट अंडर में 2 रहता है और पावर में 2 रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रूट अंडर में अगर k है तो पावर में भी क्या हो रहा है, k हो रहा है। मतलब बाकी ये सब कुछ सेम है, ये सारे टर्म जो है ना सब सेम है, ये जितने भी टर्म है ये सारे सेम है, बस क्या हो रहा है ना, पावर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे रूट अंडर में k है तो यहाँ पे पावर में हम लोग k यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बस ये जनरल, ये एक तरह से ना जनरलाइज इक्वेशन है। उन सारे जो यूक्लिडियन है ना, यूक्लिडियन, मैनहट्टन, सबको जो जनरलाइज करेंगे तो ये जनरलाइज हो गया। इसी जनरलाइजेशन में अगर हम लोग k का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें, k का वैल्यू 2 पुट कर दे तो यही हम लोग के पास यूक्लिडियन बन जाएगा ना, क्योंकि यूक्लिडियन में था ही क्या फॉर्मूला, यूक्लिडियन का फॉर्मूला जो है ना ये था हम लोग के पास, यूक्लिडियन का फॉर्मूला ये था। यहाँ पे ये रूट अंडर मतलब ये 2 है ना, तो ये जो हम लोग के पास फॉर्मूला था ये इसी फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाएगा ना, वो वही वैल्यू जनरलाइज फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग उसको ना जनरलाइज फॉर्म में अगर k की वैल्यू 2 अगर करेंगे तो ये यूक्लिडियन बन जाएगा। और अगर 1 करेंगे तो क्या मतलब रूट अंडर 1 का क्या होता है, मतलब ये रूट हट जाएगा और बस 1 रहेगा, तो ये क्या फॉर्म में बन जाएगा, मैनहट्टन, ये मैनहट्टन फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हम लोग के पास मिन्कोस्की जनरलाइज इक्वेशन का इक्वेशन था बस। और फिर एक होता है अलग से, ये जल्दी पूछा नहीं जाता, ये है वेक्टेड यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इसमें ना हम लोग के पास हर एक जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के ऊपर कोई वेथ अगर अवेलेबल हो तो उस वेथ को ही बस मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बस जैसे यूक्लिडियन में हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बस क्या है तो उसमें आगे में WI, W2, मतलब W1, W2, W3 ऐसे हम लोग एड अप मतलब मल्टीप्लाई होते गया है हर एक टर्म में। तो ये बस वही है, इसका जल्दी यूज नहीं होता है। अब जो है ना हम लोग के पास अभी तक हम लोग किसका हम लोग देख लिए है, अभी तक हम लोग देख लिए यहाँ पे नॉमिनल डाटा का देख लिए, और हम लोग देख लिए ऑर्डिनल डाटा का, और हम लोग देख लिए ना कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके लिए, न्यूमेरिकल डाटा के लिए भी देख लिए मैट्रिक्स। अब जो है ना हम लोग चेक करेंगे, अब बाइनरी डाटा एक होता है, बाइनरी डाटा के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ना कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स। तो ये कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है ना, तो बाइनरी डाटा में क्या होता है, आइदर ट्रू या फॉल्स, यानी कि 1-0, कि जो है ना 1-0 के फॉर्म में रहता है बाइनरी मैट्रिक्स। तो 1-0 अगर है ना, तो इसको हम लोग ये इस फॉर्म में लिखते हैं 1-0 फिर 1-0, एक मैट्रिक्स की तरह बनाए। और अगर दोनों वैल्यू 1 है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया ना, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें दोनों वैल्यू 1 है उसको हम लोग क्यूब डोनेट करेंगे, क्यूब। और नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें पहला वैल्यू 1 है दूसरा वैल्यू 0 है उसको हम लोग R डोनेट करेंगे। और फिर 0-1 है तो S और 0-0 है तो T। ये अभी बस जो है ना फॉर्मूले के लिए है, ये फॉर्मूला के लिए हम लोग ऐसे वैल्यू लिख रहे हैं। तो QRST ये हमारे पास आया। अब जो है ना जैसे ये ना बेसिकली कुछ इसी तरह से है ना कि काई स्क्वायर टेस्ट, जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में जो प्रोबेबिलिटी का जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़े थे ना, काई स्क्वायर टेस्ट, उसमें जो हम लोग के पास जो यूज किए थे काई स्क्वायर का सेट कॉन्टिजेंसी जो पता करने के लिए जो यूज कर रहे थे, ये कुछ उस तरह से है। इसमें जो है ना अगर हम लोग को बताना है तो इसका बताने के लिए क्या करते हैं ना, तो इसका जो है हम लोग सम, इसमें हम लोग उसमें भी काई स्क्वायर में क्या करते थे, इन दोनों का सम यहाँ लिखते थे। तो Q प्लस R यहाँ आ गया, S प्लस T का यहाँ सम आ गया, और ये Q प्लस S का टर्म यहाँ आ गया, R प्लस T का टर्म यहाँ आ गया। और बाकी T जो है ना ये टोटल एक तरह से टोटल सम आता है, Q प्लस R प्लस T, मतलब Q प्लस R प्लस S प्लस T इक्वल टू ये P जो है ना, ये P जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब एट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है। और फिर अब इसमें जो है ना Q का वैल्यू अगर हम लोग को बताना होता है तो काई स्क्वायर टेस्ट में जैसे कि हम लोग बताते हैं ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये कुछ उस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल जो देखेंगे ना, तो एग्जांपल से मालूम चल जाएगा। अभी बस फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला जो है ना DIJ का फॉर्मूला होता है R प्लस S डिवाइडेड बाई P। ये पूरा P जो है ना किसको डोनेट करता है, ये पूरा P, ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू को डोनेट करता है। Q प्लस R प्लस S प्लस T, ये हमारे पास इससे पूरा डिवाइड करेंगे R प्लस S को, तो ये हमारे पास D ऑफ IJ का वैल्यू आ गया। ये था, ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक बाइनरी के लिए।
हम लोग जो है ना बाइनरी का दो टाइप्स पढ़े हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब? जब 50-50 चांस हो। एसिमेट्रिक कब? जब किसी एक का चांस ज्यादा हो, तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला है। एसिमेट्रिक के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होगा? तो एसिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला में क्या होता है ना, तो बस टी को नेग्लेक्ट करते हैं। ये जो टी है ना, ये टी बस उड़ जाएगा। तो ये टी को हटा के ना बाकी सारा जो है ना वो फॉर्मूला में आएगा। आर प्लस एस रहेगा ही, क्यू प्लस आर प्लस एस भी रहेगा। बस ये जो टी है ना ये हट जाता है एसिमेट्रिक में। इसमें हम लोग जो है ना टी को वर्दी नहीं समझते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला मेरे, बस ये हम लोग के पास है। अब इसके लिए ना एग्जाम्पल, ये हमारे पास ऐसे डाटा है ना, अच्छा बैटरी सेवर, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है ना, समझो इसमें हम लोग के पास नेम है, जेंडर, फीवर, और ये ना एक तरह से टेस्ट के लिए है। हम लोग ना एक तरह से हॉस्पिटल गए, उसमें ना हम लोग के पास ये डिटेल लिया गया। तो 3 पेशेंट थे, पहला पेशेंट का नाम जैक है, दूसरा का जिम है, एक तीसरा का मैरी है। जैक का जेंडर मेल है। मेल क्या मतलब जेंडर क्या हो सकता है, या तो मेल या फीमेल। तो ये भी 0 बाइनरी के फॉर्म में ही है, ट्रांसजेंडर को नहीं ले रहे हैं हम लोग। मेल फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जेंडर मेल और फीमेल है। फीवर में या तो फीवर होगा या नहीं होगा, तो फीवर यस और नो में होगा। कफ, अगर कफ या तो होगा या नहीं होगा, तो यस और नो। यहाँ पे वाई जो है ना वो यस को रेट कर रहा है, नो एन जो है ना वो नो को। तो कफ जो है ना नो यस के फॉर्म में है, मतलब नो यस नो। और टेस्ट 1 हम लोग ना 4 टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट डिस्क्लोज नहीं है, मतलब कोई भी टेस्ट है, समझो हॉस्पिटल का कोई भी टेस्ट। टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 में ये पी का मतलब है पॉजिटिव, टेस्ट 1 में पॉजिटिव आया। टेस्ट 2 में मतलब, और ये एन का मतलब है नेगेटिव, तो टेस्ट 2 में नेगेटिव आया। टेस्ट 3 में नेगेटिव आया, टेस्ट 4 में नेगेटिव आया। ये जैक का डाटा है कि जैक जो है मेल है, फीवर है उसको, कफ नहीं है। टेस्ट 1 में पॉजिटिव आया, टेस्ट 2 में नेगेटिव, टेस्ट 3 में नेगेटिव, टेस्ट 4 में नेगेटिव। ऐसे ही ना सबका डाटा है हम लोग के पास। ये हमारे पास डाटा सेट एक गिवन है। अब इसमें ना हम लोग को बोल रहा है ना कि बाइनरी हम लोग वैल्यू बाइनरी के लिए वो मैट्रिक्स बनाने। इसमें भी हम लोग वो मैट्रिक्स बनाते हैं। समझो ये जो अंतिम में जो है ना, ये मैट्रिक्स ड्रॉ नहीं किया है ना, मतलब ये मतलब वही वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। उस मैट्रिक्स में भी क्या कर रहे थे, जो है ना सबका वैल्यू पता कर रहे थे। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना 1 2 का, जैसे कि अगर हम लोग 1 नाम दे दें और इसको 2 नाम दे दें और इसको 3 नाम दे दें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 का ही निकाल रहे हैं ना, डी ऑफ जैक जिम। हम लोग यहाँ जैक जिम का निकाल रहे हैं। तो जैक जिम क्या है, 1 2 को ही डोनेट कर रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग एक तरह से वही काम कर रहे हैं जो हम लोग उसमें कर रहे थे, वही डी निकाल रहे हैं। तो हम लोग ना इसमें अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग के पास इतना सारा पूरा डाटा है, सबके लिए निकाल रहे हैं, और ये बाइनरी डाटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो वही कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स जो है ना, ये कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स इसके लिए बनाएंगे। जैक जिम है, जैक जिम के लिए कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक इस तरफ हम लोग रखे, इस तरफ जैक है और इस तरफ जिम है, और इसको 1 0 दिए, 1 0। तो जैक 1 और जिम 1, ऐसा कौन सा वैल्यू है ना जिसमें जैक भी 1 है और जिम भी 1 है। जैक भी 1 और जिम भी 1 में ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ यस और नो का वैल्यू जो है ना यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं। टेस्ट का हम लोग टेस्ट का बस देख रहे हैं ना, टेस्ट यहाँ से यहाँ तक है। ये टोटल कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू है। 6 ये है ना, 6 वैल्यू है, टोटल 6 वैल्यू है। और हम लोग जो है ना यहाँ पे कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स में ना 1 1 खोज रहे हैं। ये 1 1 1 का मतलब कि पॉजिटिव या फिर यस, ऐसा कुछ, मतलब जो जिसका वैल्यू हाई हो। तो इसमें ना फीवर यस है, जिम को भी फीवर यस है, दोनों का वैल्यू यस का मतलब 1 1। तो ये दोनों 1 1 आ गए, तो 1 1 आए, तो ये पहला एक केस हुआ ऐसा। और हम लोग सबको, और इसका सबको एक तरह से ना तुम ये कर रहे हो ना कि जैसे ही क्वेश्चन मिले तो रफ में ये लिख लो, y का मतलब 1 1 है ना, तो 1 1 1 है। यहाँ नो का मतलब 0, यस का मतलब 1, नो का मतलब 0, पॉजिटिव का मतलब 1, नेगेटिव का मतलब 0, पॉजिटिव का नंबर 1, फिर नेगेटिव का मतलब 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0 और नेगेटिव 0। ये हम लोग वैल्यू लिख लिए। तो अब हम लोग जो है ना आसानी ही होगा, क्योंकि हम लोग इसको 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये अब आसान होगा। जैक जिम में ना 1 1 हम लोग को खोजना है, 1 1। ये ऐसा वैल्यू जिसमें जैक में भी 1 है और जिम में भी 1 है, ऐसा कौन सा वैल्यू है, तो यही एकमात्र ऐसा वैल्यू है, क्योंकि बाकी सब में ऐसा में किसी दोनों में 1 नहीं है। तो जैक और जिम का बस एक ही में 1 है, इसीलिए ये 1 आया।
ये जो है ना, यही हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख भी दिए हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज वेयर जैक एंड बोथ जैक एंड जिम दोनों का वैल्यू जो है ना ट्रू या फिर जिसको हम लोग 1 कहते हैं वो हो, तो ये बस इसका वैल्यू है। अब हम लोग फिर चेक कर रहे हैं, जैक 1 है जिम 0 है, जैक 1 और जिम 0, जैक 1 और जिम 0, इसमें 0 1 है, इसमें 1 0, जैक 1 है जिम 0 है, ये हम लोग के पास एक वैल्यू आया, तो एक ही वैल्यू है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 यहाँ पे भी हम लोग इसीलिए यहाँ 1 लिखे। अब फिर हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे जैक 0, यहाँ जैक 0 जिम 1, उसके लिए चेक करेंगे तो 0 1 खोजेंगे, 0 1 यहाँ पे है, तो ये एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू यहाँ लिखे। अब हम लोग चेक करेंगे 0 0 के लिए, 0 0 के लिए चेक किए, तो 0 0 के लिए कितने वैल्यू है, हाँ ये सारे 1 1 है, ये एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू, ये 3 वैल्यू, 3 वैल्यू थे 0 0 के, तो ये 3 आ गए। अब जो है ना डी ऑफ जैक जिम निकालेंगे, डी ऑफ जैक जिम का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग के पास यही फॉर्मूला है, ये डी ऑफ जैक जिम का फॉर्मूला क्या होगा, आर प्लस एस डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, इसमें जो है ना ये हॉस्पिटल का है, क्या बोल रहे थे कि मेडिकल साइंस के केस में जो बाइंडिंग होता है वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो आर प्लस एस डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर प्लस एस, तो यही इसमें हम लोग के पास ये क्या है, ये है Q, ये R, ये S, ये T, तो R प्लस एस यानी कि 1 + 1 3, 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाई Q प्लस R प्लस एस यानी कि 1 + 1 + 1 डिवाइडेड इक्वल टू 3, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.67, ये हमारे पास फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूला का यूज करके आया। इसमें हम लोग के पास R का वैल्यू 1 था, S का वैल्यू 1 था और ये Q का वैल्यू भी 1 था, तो इससे हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके आए। ऐसे ही सिमिलरली ना हम लोग सबका निकालेंगे, जैक का मैरी से करेंगे ना, तो इसमें 1 1 जो है ना जैक और मैरी में हम लोग चेक करेंगे, मतलब जैक में और मैरी में ये चेक करेंगे ना कि 1 1 कहाँ है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो एक वैल्यू है, फिर यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 वैल्यू ऐसे थे, इसीलिए यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे ये जो 2 आया ना 2 वैल्यू ऐसे थे इसलिए ये 2 आया। तो ये हम लोग इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके ही देख लेना, पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। और एक छोटा सा एक एमसीक्यू के लिए सिमिलैरिटी अगर जो है ना वो 1 माइनस डिसिमिलैरिटी होता है, ये हमारे पास हो गए एक, समझो ये क्वेश्चन है सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन। अब एक जो है ना सिमिलैरिटी पे एक और आता है टेक्स्ट का सिमिलैरिटी हम लोग चेक करना है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी एक टर्म मतलब न्यूमेरिकल एक आ सकता है कोसाइन सिमिलैरिटी पे। तो कोसाइन सिमिलैरिटी पे ना क्या करते हैं ना कि दो टेक्स्ट जो है ना कितना सिमिलर है ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कोसाइन सिमिलैरिटी इसमें क्या होगा, तो कोसाइन सिमिलैरिटी का जो है ना दो एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल से ही हम समझाए हुए हैं, इसमें एग्जांपल से ही समझना है। तो एग्जांपल में क्या है, टेक्स्ट वन है राम इज ए गुड बॉय और टेक्स्ट 2 है रमेश इज ए क्लेवर बॉय। तो अब इसमें ना हम लोग के पास कोसाइन सिमिलैरिटी करना है, तो लेट एक्स बी टेक्स्ट 1, जो एक ये जो टेक्स्ट 1 है ना इसको हम लोग x मान ले, इसको हम लोग y मान ले, टेक्स्ट 1 को x मान ले, टेक्स्ट 2 को हम लोग y मान ले। तो अब जो है ना हम लोग इसमें क्या है ना, तो सारे वर्ड को एक साथ लिखेंगे, राम इज ए मतलब x टेक्स्ट 1 है ना, तो राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय। और इसमें से हम लोग फिर चेक करेंगे रमेश इसमें जो है ना नहीं है, इसमें अभी तक रमेश नहीं है, तो रमेश भी लिख देंगे। फिर इज ए जो है ना पहले से यहाँ मौजूद है, इसीलिए रमेश के बाद इज ए नहीं लिखे, क्योंकि ये पहले से इस मैट्रिक्स में मौजूद, मतलब इस इसको हम लोग वेक्टर अगर मान लो तो इस वेक्टर में मौजूद है, इसीलिए हम लोग इज ए नहीं लिखे। क्लेवर जो है, क्लेवर अभी तक नहीं आया है, यहाँ तक जो है ना अभी तक क्लेवर नहीं आया है, तो क्लेवर इसीलिए ऐड किए। और बॉय जो है वो पहले से है, इसीलिए बॉय हम लोग यहीं पे यूज किए। तो ये हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख लिए, ये सारे डाटा को, इस डाटा को हम लोग लिख लिए। अब जो है ना इस सारे डाटा को हम लोग, अब जो x और y है, ये जो टेक्स्ट 1 x है ना और टेक्स्ट 1 y है, इसको हम लोग इस फॉर्म में ना अरेंज करेंगे ना कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड बताएगा ऑफ x। जैसे कि ना x क्या है, x है राम इज ए गुड बॉय, तो हम लोग ये चेक करेंगे ना इस मैट्रिक्स यहाँ से, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है ना, तो इस x के ब्रैकेट में 7 स्पेसेस क्या बनेंगे, तो 7 फिलअप करना है। तो इसमें हम लोग पास ना x को फिलअप करने के लिए ना लाइन बाय लाइन फिल करेंगे, राम
तो राम जो है एक्स में है, तो राम देखो एक्स में है, और ये कितना बार है इसमें, अगर ये 1 बार है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय और यहाँ पे फिर राम रहता, तो ये 2 टाइम्स हो जाता ना, तो यहाँ पे 2 हो जाता वो वैल्यू, तो यहाँ पे ना तब वो वैल्यू 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे बस एक ही बार है, राम इज ए गुड बॉय में ये राम कितना बार है, 1 बार है बस, तो 1 यहाँ पे, इसीलिए हम लोग 1 लिखे। फिर इज चेक करेंगे, इज कितना बार, इज जो है ना इस एक्स वाले टेक्स्ट 1 में कितना है, 1 ही बार है, तो इज जो है वो 1 बार है। ऐसे ही ए क्या है, 1 बार है, गुड बॉय जो है गुड बॉय, तो यहाँ तक तो ये पूरा 1 हो गया। रमेश जो है ना, अब रमेश सर्च करेंगे कि इसमें रमेश है या नहीं, टेक्स्ट 1 में हम लोग अभी एक्स का ही बात कर रहे हैं, एक्स का डाटा फिल कर रहे हैं, तो एक्स का जो हम लोग फिल कर रहे हैं ना, तो एक्स में टेक्स्ट 1 में रमेश है, तो टेक्स्ट 1 में देखो रमेश नहीं है, तो इसीलिए 0। क्लेवर है तो क्लेवर भी नहीं है, तो 0, तो ये दोनों 0 हो गए और बाकी सब 1 हो गए एक्स में, ये एक्स का फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास आ गया। अब जो है ना हम लोग y का पता करेंगे, y में करेंगे तो y में राम नहीं है, पहला वर्ड राम है, और ये इसी ऑर्डर में लिखेंगे, याद रखना कि ये जो हम लोग इस ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी ऑर्डर में ये x और y को फिल कर रहे हैं, सेम ऑर्डर में, तो सेम ऑर्डर में फिल कर रहे हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पे राम नहीं है, तो राम में 0, इज है, तो इज कितना बार है, 1 बार। फिर ए गुड बॉय, तो ए गुड जो है ना, गुड जो है इस लाइन में टेक्स्ट 2 में हम लोग चेक कर रहे हैं, गुड नहीं है, तो 0, और बॉय है, और रमेश और क्लेवर भी है, रमेश और क्लेवर भी है, तो 1 1। तो और ये कितना बार है ना वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग बस 1 बार है, इसीलिए 1 बार लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ये मॉडुलो, मतलब इसको ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग नॉर्म कहते हैं, नॉर्म। तो इसका हम लोग नाम है, इसका नाम है नॉर्म, नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। 1 मिनट रुको, मोबाइल चार्ज में लगाना है। तो वो जो था ना, वो साइन एक्स वाई जो था, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी का ये फॉर्मूला है, साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई और मोर, मतलब एक्स और वाई, ये जो है ना एक्स वाई का ये सिंबल है, इसको हम लोग नॉर्म कहते हैं। और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें जो है ना ये हम यहाँ से करके लिखे हैं, ये जो एक्स है ना, ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये जो एक्स है, अगर ये इतने सारे वैल्यू है, अगर एक्स ऑफ ये बिलोंग कर रहा है x1 x2 x3 x4 x5 को, तो ये किसके इक्वल होता है, रूट अंडर सारे वैल्यू का स्क्वायर। जैसे कि ये जो था ना, इसमें इसका जो अगर हम लोग नॉर्म निकालेंगे ना, इसका अगर हम लोग x निकालेंगे ऐसे, तो इसका x क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 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 0 प्लस 0, मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसलिए प्लस 0 प्लस 0। ये हम लोग यहीं से ना, ये हम लोग ऐसे निकाले। ऐसे ही सिमिलरली y अगर निकालेंगे, इसका अगर y निकालेंगे, y का नॉर्म क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यही हम लोग यहाँ पे निकाले। और अब जो है ना, ये xy कैसे निकालेंगे, ये xy निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके सम करते हैं, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, एक तरह से पैरेलली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, 1 इंटू 0 फिर प्लस करके 1 1 ऐसे करके। वही चीज देखो किए हुए, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 फिर प्लस 1 इंटू 1 फिर प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये हम लोग इसको ऐसे सॉल्व किए। ये साइन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू आया, तो इससे हम लोग वैल्यू जो है ना सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गया 0.6। तो ये हम लोग के पास किसका वैल्यू आ गया, साइन ऑफ एक्स वाई का। तो यही हम लोग के पास आंसर हो गया, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी का वैल्यू जो है ना वो 0.60, मतलब 0.6 आया, मतलब ये 0.6% जो है ना, इसको हम लोग परसेंटेज में करें तो 60% जो है ना, 60% सिमिलर है, एक तरह से इसका ये मतलब हुआ। तो ये 60% सिमिलर है ऐसा लग भी रहा है ना, क्योंकि इसमें 2 वर्ड सिमिलर मतलब 2 वर्ड सिमिलर नहीं है, राम और गुड ये दोनों सिमिलर नहीं है, बाकी 3 वर्ड सिमिलर है। तो वैसे भी अगर निकालो तो 5 वर्ड में से 3 वर्ड सिमिलर है, तो क्या मतलब है, 60% सिमिलर है। तो इससे भी वो समझ लो कि यही आता है। और ये अगर जो है ना, ये इसका कोसाइन सिमिलरिटी जो है ना, हम लोग ऐसे भी आ सकता है। वो तो था कि अगर तुम्हें टेक्स्ट गिवन है
तुम्हें इतना बड़ा जो है ना ये टेक्स्ट दे दिया, तो इसमें तुमको क्या है ना, तो ये x भी निकालना है और ये y भी निकालना पड़ता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा है ना कि x और y दोनों तुम्हें गिवन ही है, यहाँ पे x जो है ना इतने हैं, तो ये मतलब एक तरह से ना कोई भी वर्ड हो सकता है, इसमें कोई वर्ड हो रहा होगा, ये 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का ये जो है ना बना, कोई 10 वर्ड होगा, 10 वर्ड की कितने फ्रीक्वेंसी थे x में, तो पहला वर्ड का फ्रीक्वेंसी 5 फ्रीक्वेंसी थे, मतलब 5 बार वो वर्ड आया था, दूसरा वर्ड 0 बार आया, तीसरा वर्ड 3 बार आया, चौथा वर्ड 0 बार आया, चौथा फिर पांचवा वर्ड जो है ना 2 बार आया, ऐसे करके ना सारे वर्ड का फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है। y का भी सारे वर्ड का फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2 स्ट्रिंग थे, दोनों स्ट्रिंग का हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें बोला है ना कि कोसाइन सिमिलरिटी, तो बस वही फॉर्मूला यूज करो एक्स वाई और x का, और बस वही सॉल्व करो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 3 0 इंटू 0 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 फिर 0 इंटू 0 इंटू 1 फिर 0 इंटू 1 2 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 और 0 प्लस 1, इन सबका सम करेंगे। वही देखो यहाँ पे सबका सम किए एक्स वाई में, एक्स वाई को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। और फिर ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बाकी तो 0 है, तो 0 लिखो या ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, तो वो तो यहाँ पे करके दिखा दिए कि 0 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये सारे वैल्यू को करो। और फिर ऐसा ही सिमिलरली हम लोग y के साथ भी करेंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सबको हम लोग सॉल्व किए। और इसको सॉल्व करने के बाद ये हम लोग के पास आंसर आ गया, मतलब इसको सॉल्व करके ये हम लोग के पास अप्रॉक्स आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी। और कोसाइन सिमिलरिटी के जैसे ही ना एक टोनीमोटो कोएफिशिएंट है, टोनीमोटो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो x ऑफ y डिवाइडेड बाय x ऑफ x इंटू y ऑफ y माइनस x इंटू y, ये जो है ना हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन ना तुम चाहो तो इसी क्वेश्चन को ना तुम उस बेसिस से ना टोनीमोटो कोएफिशिएंट से निकाल सकती हो। ये जो है ना, ये जो है x और y है, इसको अगर हम लोग चाहे ना तो उस टोनीमोटो कोएफिशिएंट से वो वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर आया तो, वैसे आएगा नहीं, ज्यादा चांस है कि नहीं आएगा, अगर आया तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो ये था हमारे के पास समझो स्ट्रिंग का मैचिंग, कि हम लोग मैच कर मतलब कोसाइन सिमिलरिटी। अब जो है ना यहाँ से थोड़ा थ्योरी का ही है। अब यहाँ से जो है ना डाटा प्री प्रोसेसिंग, हम लोग डाटा को कैसे, हम लोग जो डाटा है, हम लोग डाटा माइनिंग करने से पहले ना उस डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं, ताकि वो क्या हो ना, तो उसका क्वालिटी इंक्रीज हो, और जिसके कारण ना वो ऐसा फॉर्म में आ जाए जिससे वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्वालिटी ऑफ डाटा ना ये भी एक समझो 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, कि क्वालिटी ऑफ डाटा क्या क्या होता है। तो डाटा का क्या क्या क्वालिटी है, तो एक्यूरेटी मतलब एक्यूरेट होना चाहिए डाटा, मतलब एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस कंप्लीट डाटा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, टाइमलाइननेस होना चाहिए, बिलीवेबिलिटी होना चाहिए, इंटरप्रेटेबिलिटी होना चाहिए। इन सब के बारे में 1-2 लाइन खुद से ही लिख सकती हो अगर एग्जाम में आया 4 नंबर में, तो वैसे नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। और फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन सा स्टेप होता है, तो सबसे पहले डाटा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो है ना जो भी इररिलेवेंट डाटा है, डाटा ये भी हो सकता है ना कि इररिलेवेंट डाटा है उसके अंदर में, तो उसमें जो इररिलेवेंट डाटा है ना उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो क्लीनिंग के अंदर में ना सबसे पहला ये हो सकता है ना कि डाटा ही मिसिंग है, तो डाटा मिसिंग का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो डाटा मिसिंग करने के लिए ना, जैसे कि एक डाटाबेस है, ये एक डाटाबेस है समझो, डाटाबेस है समझो, इस डाटाबेस में ना यहाँ पे समझो ये एज था, ये एज था, एज में अगर समझो मान लो 1 2 है, और यहाँ पे ये थर्ड वाला ब्लैंक रह गया, और यहाँ 4 है, तो ये ब्लैंक स्पेस है, ये फिल करना कोई भूल गया, मिस हो गया ये डाटा। तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस डाटा को फिलअप करने का, मतलब इस मिसिंग डाटा को टैकल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो या तो तुम इस पूरे एज वाले है ना, इस पूरे वाले को ही हटा दो, ये पूरा टपल को ही हटा दो, तो कोई मिसिंग डाटा नहीं रहेगा डाटाबेस में, इस पूरे को हटा दोगी तो ये पहला स्टेप है कि डिलीट द टपल। दूसरा स्टेप है कि फिलिंग मिसिंग डाटा मैनुअली, मतलब यहाँ पे ना तुम ये पैटर्न ऑब्जर्व करो, 1 2 है, फिर यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे खुद से 3 डाल दो,
या कोई भी डाल दो, मतलब कोई भी तुम्हारी मर्जी का कोई भी डाल दो, ये एक ऑप्शन है। तो ये भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिलीट करने से क्या होगा, अगर किसी को अगर एज का अगर पता ही करना होगा तो अगर ये इंपॉर्टेंट डाटा हुआ तो इंपॉर्टेंट डाटा भी डिलीट हो सकता है। और फिलिंग मिसिंग डाटा में क्या हो सकता है, ये तो फिलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये तो गैस वर्क कर रहे हैं खुद से, इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि ये फिलिंग अगर हम लोग करेंगे तो सही ही करेंगे। तो ये हम लोग के पास ये भी गलत सॉल्यूशन है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मतलब क्या आता है, मीन मीडियन मोड, उसका हम लोग यूज करते हैं। और फिर इसमें हम लोग कोई फिक्स्ड वैल्यू डाल दो या फिर मीन मीडियन का ही यूज करो। और जो है ना यहाँ पे ये कुछ एक था, उससे छूट गया है लिखना, तो वो ये जो ऑप्शन जो था ना, ये बेस्ट ऑप्शन था मिसिंग डाटा के लिए। ये क्या था और लिखना उससे छूट गया, वो हम देख के बता देंगे क्या था। तो ये था मिसिंग डाटा के लिए। अगर नॉइजी डाटा है तो नॉइजी डाटा मतलब क्या, जो आउटलायर है, आउटलायर क्या होता है, वो रैंडम एरर आ गया है ना, वही उसको आउटलायर को ही हम लोग नॉइजी डाटा भी कह सकते हैं, कि वो या तो आउटलायर या फिर नॉइजी डाटा है। तो उसके लिए क्या क्या मेथड है, तो बीनिंग, एक बीनिंग मेथड है। तो बीनिंग के लिए ना हम लोग, ये बीनिंग मेथड होता क्या है, तो बीनिंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करते हैं डाटा को, उसके बाद क्या करते हैं, बिन बनाते हैं इक्वल साइज का। और बिन बनाने के बाद ना बिनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड है बिन विथ मीन, हम लोग मीन के साथ बिनिंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बिन विथ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री वैल्यू। इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारे पास ये डाटा था, ये हम लोग के पास ये एक डाटा है 4, 8, 15, 21, 21, 24, 25, 28, 20, 34। ये हम लोग के पास एक डाटा था, इसमें हम लोग को बीनिंग करना है। तो सबसे पहले तो सॉर्ट करना है। ये डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो सॉर्ट करने का तो दिक्कत नहीं है, सॉर्ट हो गया है। अब क्रिएट बीन विथ इक्वल साइज, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितना बीन, मतलब आमतौर पे जितना नंबर ऑफ डाटा होता है ना उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कितना करना है। इसको अगर हम लोग बीन ऑफ साइज 3, अगर क्वेश्चन में अगर गिवन हो ना कि बीन ऑफ साइज 3 करना है, हो सकता है कि 4 गिवन हो, या मतलब जो ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना साइज में करना है। अगर इसमें अगर समझो 3 साइज के लिए अगर हम लोग को करना है, तो 3 साइज के लिए हम लोग करेंगे तो नॉर्मल बीनिंग में क्या करेंगे, 3 साइज का ग्रुप बना देंगे, 4, 8, 5, 15, 21, 24, 21, 21, 24, 25, 28, 34, ये हम लोग के पास बीनिंग नॉर्मली हम लोग करेंगे। लेकिन अगर जब हम लोग के पास क्या कर रहे हैं, अभी बिन विथ मीन करेंगे ना, बिन विथ मीन का मतलब क्या हुआ, इस जो बिन किए ना पहले बिन का, पहला बिन का जो है हम लोग मीन निकालेंगे। इसका मीन क्या होगा, 4, 8 और 15 का मीन क्या होगा, 9। इसका 9 मीन आया ना, तो इसमें जितने भी बिन जो होगा हम लोग के पास सब डाटा, जो B1 में जितने भी नंबर ऑफ डाटा है ना, सबको हम लोग मीन से रिप्लेस कर देंगे। इसका मीन ये है ना, तो 4 को रिप्लेस किए 9 से, 8 को 9 से, 15 को 9 से, तो वैल्यू तो सेम ही आई ना, 9 + 9 + 9 क्या हो गया, 27। और इसका भी सम क्या आ रहा था, इसका भी सम 27 ही आ रहा था। तो हम लोग बीनिंग डाटा में ना वही वैल्यू जो है ना, मीन का जो वैल्यू आया, इसी मीन का वैल्यू को सब में रिपीट कर रहे हैं। B2 में देखो क्या कर रहे हैं, तो B2 में 21 है, 21 है, 24 है, इसका मीन आया 22। तो क्या किए, तो तीन डाटा था, तीनों को हम लोग 22, 22, 22 कर दिए। तीसरे वाले में क्या था, 39 था, मतलब 29 आया मीन, तो 29 था तो 29, 29, 29 कर दिए। ये था पहला मेथड बीन बाय मीन का। अब जो है ना बीन विथ बाउंड्री वैल्यू है, तो बीन विथ बाउंड्री वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है ना हम लोग बीन जो है, ये अगर वैल्यू है, मान लो कि बीन में ना हम लोग के पास 4 और 15 है, बाउंड्री वैल्यू में ना एक तरह से रेंज गिवन होगा 4 और 15, मतलब ये जो है ना एक तरह से ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, ये बीन का वैल्यू 4 और 15। तो 4 और 15 हम लोग के पास B1 है। तो इसमें जो हम लोग के पास कितने नंबर ऑफ डाटा थे, 3 डाटा फिल करने हैं, तो 3 डाटा फिल करने हैं ना, तो पहला वैल्यू तो 4 ही रहेगा, दूसरा डाटा 15 ही रहेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट तो फिक्स्ड है कि ये जो है ना ये है। बाकी डाटा के लिए क्या करेंगे ना, तो ये चेक करेंगे कि कौन सा डाटा किसके क्लोज है। तो नेक्स्ट डाटा इसमें क्या है, 8, ये 8 था, ये 8 डाटा जो है ना किसके क्लोज है, 8 जो है ना 4 से बस 4 कदम की दूरी पे है, मतलब 8 से 4 हम लोग 8 - 4 4 होता है, और 15 - 8 क्या होता है, 7। तो 4 जो है वो स्मॉलर है, जो ज्यादा नजदीक होगा ना उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो 8 की जगह पे क्या आ गया, 4, जो क्योंकि 4 नजदीक था। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग 21, 24 और
21, 21, 24 इसके लिए चेक करेंगे तो पहले तो 21, 24 तो लिखेंगे 21, 24। अब जो है ना ये चेक करेंगे ना कि 21 जो है ये किसके नजदीक है, तो ये 21 तो ऑब्वियसली 21 के नजदीक है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो 21 हम लोग इसीलिए लिखे क्योंकि ये 21 के नजदीक था, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ कॉपी किया। ऐसे ही ये जो है ना 25 और 34 है, 25, 34 है, तो बीच का जो ये जो डाटा है 28 ये किसके नजदीक है, ये 25 के नजदीक है, तो इसीलिए हम लोग 25 ही लिखे। तो ये बीनिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल शायद इस एग्जाम में तो नहीं आएगा। तो और फिर एक और मेथड है, ये तो था बीनिंग मेथड कि नॉइजी डाटा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बीनिंग करते हैं। दूसरा है रेग्रेशन और तीसरा है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं, आउटलायर एनालिसिस ही करते हैं, और इसमें हम लोग रेग्रेशन एनालिसिस करते हैं। ये सारे जो है ना मतलब थ्योरी के पोर्शन है, इसमें उतना न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल हम लोग के पास किस में आएगा, अब डाटा क्लीनिंग एज ए प्रोसेस में ना डाटा अबाउट द डाटा क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डाटा अबाउट डाटा जो है ना उसको क्या कहते हैं, तो मेटा डाटा कहते हैं। और एग्जाम में अगर हम लोग के पास अगर एमसीक्यू आने को अगर होगा ना, तो सबसे पहला तो आएगा आउटलायर पे। पहला जो एमसीक्यू आएगा अगर इस एग्जाम में, तो पहला आउटलायर पे जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे आउटलायर, और दूसरा जो है ना ये मीन मीडियन मोड जो है ना, ये अगर आउटलायर आया ना तो आउटलायर, क्योंकि हम लोग के पास ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में हम लोग के पास ऑप्शन है, मतलब 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों में ना ऑप्शन रहेगा और करके, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में था। तो अगर बॉक्स प्लॉट मेथड जो है ना आउटलायर एनालिसिस का जो बॉक्स प्लॉट है, वो बॉक्स प्लॉट के साथ ना हो सकता है कि ये मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन दे दे, मतलब इजी, क्योंकि आउटलायर इजी है ना, तो इजी के साथ एक इजी रहेगा, तो ये इजी में ये दे दे। तो ये 2 हो गए। और न्यूमेरिकल में तीसरा एक आ सकता है, जो मुझे लगता है कि आ सकता है, ये जो है ना ये हम लोग जो मैट्रिक्स वाला जो पढ़े थे, ये इस मैट्रिक्स में से हाँ मिनकॉस्की वाला जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा में। वो हम लोग की मर्जी है ना कि कौन सा यूज करें, तो वो हम लोग कोई भी डाटा जो है ना मिनकॉस्की रहे या कोई भी रहे, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में भी वैसे गिवन होगा कि तुम्हें कौन सा यूज करना है। तो हाँ वो ज्यादा बेटर रहता है। मिनकॉस्की तो वो तो जनरल इक्वेशन है, तो ये तो जनरली ये हो जाएगा। और फिर बाइनरी डाटा है ना, ये बाइनरी डाटा पे क्वेश्चन हमको लगता है कि आ सकता है, क्योंकि इसका जो है ना ये निकालना मतलब इस निकालने में ना पहले तुम्हें ये चेक करके ये टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे ये 10 नंबर का आना चाहिए, 5 नंबर में शायद ये नहीं आना चाहिए। तो मतलब अगर सेमेस्टर एग्जाम होता ना, तो सेमेस्टर एग्जाम में इससे आ सकता था शायद, इससे बाइनरी वाले से। अगर ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर के लिए इतना बड़ा आ भी सकता है। और ये कोसाइन सिमिलरिटी तो बहुत इजी, कोसाइन सिमिलरिटी जो है ना न्यूमेरिकल में से सबसे इजी है। तो न्यूमेरिकल तो कोई भी सारे ही पढ़ के जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल तो ये सारे इजी ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और हम लोग जो अभी एग्जाम होगा ना 4 क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के और 2 क्वेश्चन होंगे थ्योरी के, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी अब पता नहीं क्या होगा वैसे। और डाटा क्लीनिंग ये सारे थ्योरी है, डाटा इंटीग्रेशन पूरा थ्योरी है, रिड्यूसिंग। अच्छा ये काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट जो हम लोग मैथ में जैसे किए थे ना, सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग मैथ में प्रोबेबिलिटी में जो काई स्क्वायर टेस्ट पढ़े थे ना, वही वीडियो जाके पढ़ लो, या फिर मतलब उसका नोट्स ही देख लो या कुछ भी कर लो, वही है। हाँ तो ये इजी है, इसमें हम लोग जैसे वो तो इजीली हो जाएगा। और इसी में ना काल्पेरियन कोएफिशिएंट है, इसका हम लोग यूज करते हैं। काल्पेरियन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है v ऑफ ए बी इज इक्वल टू इतना, ये फॉर्मूला होता है। या तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला में तुम्हें निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो उससे अच्छा है कि ये फॉर्मूला यूज करो। तो इसमें हम लोग के पास ना ए और बी 2 डाटा सेट है, ये हम लोग के पास गिवन होगा। ये 2 अगर डाटा सेट है तो इसका हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर बी का भी मीन निकालेंगे, और हम लोग क्या करेंगे ए आई माइनस ए बार निकालेंगे, और बी आई माइनस बी बार निकालेंगे। तो ये वैल्यू निकल जाएगा इजिली।
अब क्या करेंगे ना, तो ए आई माइनस ए बार जो निकाले और ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, 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 और इसका हम लोग सम करेंगे। इस पूरे का सम करेंगे और इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आया। ये जो 7 वैल्यू आया है ना, इसी को हम लोग कोवैलेंस कहते हैं, जो ए बी। ये जो कोएफिशिएंट में जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना, इस न्यूमरेटर का वैल्यू जो है ना, वो हम लोग के पास 7 आ गया। और डिनोमिनेटर तो हम लोग ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो नॉर्मली हम लोग जैसे निकालते हैं ना, बस वैसे ही निकाल लो। इसका जो है ना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकलेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकलेगा, इसको सॉल्व कर लो, बस ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट, और ये जो है ना बहुत इजी है। तो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर डाटा रिडक्शन, ये पूरा जो है ना, डाटा रिडक्शन ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा थ्योरी टॉपिक है। और डाटा रिडक्शन पे ना क्वेश्चन कैसे आएगा ना, तो एक्सप्लेन डाटा रिडक्शन टेक्निक्स, मतलब कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं डाटा रिडक्शन में ना, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और एक है क्या नाम है, न्यूमरोसिटी करके कुछ है शायद, हाँ न्यूमरोसिटी रिडक्शन, ये 2 तरह के हैं। और डायमेंशनैलिटी में ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पीसीए और एक है हम लोग के पास एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन। ये पढ़ के देखोगी ना, तो इसमें और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ना, वो इजिली उसी से हो जाएगा। और ये समझने में इजी है क्योंकि हम पूरा वो देख के लिखे थे। ये न्यूमरेसिटी है ना, इसमें उतना ये जो है ना, इतना सारा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। पैरामीट्रिक के बारे में बस 1-2 लाइन लिख दो, और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर में 1-2 लाइन। हिस्टोग्राम तो छोटा ही सा है। क्लस्टरिंग जो है, क्लस्टरिंग में क्या होता है ना, तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। और सैम्पलिंग में क्या करते हैं, तो सैंपल सिलेक्ट करते हैं। और रैंडम डाटा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, कोई अगर एक सिलेक्ट कर लिया और उसमें ना कोई रिप्लेस वापस नहीं किया, तो उसको हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट कहेंगे। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक को अगर हम लोग सिलेक्ट किया ना, तो उसके जगह पे कोई दूसरा हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो और फिर क्लस्टर सैंपल में क्या होगा ना, तो क्लस्टर सैंपल में अगर ए और बी है, तो अगर एक साथ आया है ना, तो बी भी वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा क्लस्टर सैंपल में। और सर्टिफाइड जो है, सर्टिफाइड क्या होता है, सर्टिफाइड हम भूल गए कि क्या होता है, सर्टिफाइड का कुछ होता था, वो याद नहीं है। ये था बस थ्योरी जैसा पोर्शन है। अब जो है ना न्यूमेरिकल बस एक छोटा सा इसमें है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक न्यूमेरिकल है और इसका न्यूमेरिकल शायद आ सकता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल पक्का शायद एक आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन पे, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, इस पे न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन पे मेथड जो है ना, नॉर्मलाइजेशन मेथड के 3 मेथड है। एक है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, और एक है जेड स्कोर, और एक है डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल स्केलिंग, और एक है जेड स्कोर। ये 3 नॉर्मलाइजेशन है। तीनों इस पे ना क्वेश्चन पक्का हमको लगता है कि आएगा, क्योंकि केटीआर में ना इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मिन मैक्स पे। ये जो मिन मैक्स है ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिन मैक्स मेथड अगर यूज करेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है v डैश इज इक्वल टू vi माइनस मिनिमम बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और न्यू मैक्स इंटू, इसका ये इंटू है, इंटू न्यू मैक्स माइनस न्यू मिन प्लस न्यू मिन। ये जो न्यू मिन और न्यू मैक्स है ना, ये हम लोग को एक रेंज गिवन होगा। मिन मैक्स का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को क्वेश्चन में एक रेंज गिवन होगा कि 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करके दिखाओ। कोई डाटा सेट है, जैसे कि ये जो डाटा सेट है ना, जैसे कि एग्जांपल ही क्वेश्चन ये देख लो, ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग के पास ये डाटा सेट है, ये पूरा एक डाटा सेट है। इसमें तुमको बोला है ना कि नॉर्मलाइज करने अंडर 0-1 के अंदर में नॉर्मलाइज करना है। तो ये 0 जो है ना और 1, ये दोनों रेंज है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये न्यू मीन क्या होगा, तो 0, और मैक्सिमम क्या है 1, तो न्यू मैक्स क्या होगा, तो 1। इसी को हम लोग बस सॉल्व करेंगे और यही वैल्यू ये फॉर्मूला से। तो इसमें हम लोग के पास इस डाटा सेट में ये क्वेश्चन है, इस डाटा सेट में मिनिमम वैल्यू क्या है 10, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 500, और न्यू मीन क्या है, ये हो गया समझो न्यू मीन, और ये हो गया न्यू मैक्स, ये याद रखना। अब वैल्यू बस पुट करते जाओ। v1 इक्वल टू क्या हो गया, न्यू मीन को हम लोग इस तरफ ले लिए, न्यू मीन 0 है, फिर प्लस में क्या है vi माइनस मिनिमम vi, तो vi का मतलब क्या, डाटा एलिमेंट लाइन बाय लाइन। तो ये अगर v1 के लिए कर रहे हैं, v1 कौन सा है, फर्स्ट डाटा 10, तो 10 माइनस 10, मिनिमम क्या है इसमें 10, तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई
मैक्सिमम माइनस मिनिमम था ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 500 माइनस 10 इंटू क्या है, न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम, यानी कि 1 माइनस 0। तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 10 और इंटू 1 माइनस 0, तो इसका वैल्यू क्या है, 0। ऐसे ही हम लोग V2 के लिए निकालेंगे, V2 यानी कि सेकंड डाटा, तो 20 माइनस 10 0 प्लस ये न्यू मीन तो 0 हो गया ना, ये अब हम लोग के पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू मीन एक बार सेट हो गया ना 0, तो वही 0 ही रहेगा 0। फिर अब ये 20 माइनस V1 क्या हो गया 20, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 10 और इंटू 1, तो इक्वल टू इसका ये वैल्यू। अब हम लोग चेक करेंगे 200 के लिए, तो 200 माइनस 10 0 तो रहेगा ही, फिर 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 10 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गया। ऐसे ही हम लोग करके ना सबका वैल्यू निकालेंगे, सबका वैल्यू निकाल के और सबका वैल्यू हम लोग एक टेबल में ना ऐसे करके पुट कर देना। ये टेबल है, ये समझो डाटा जो है ना, जैसे कि पहला डाटा 10 था, तो 10 के लिए क्या वैल्यू आया 20 के लिए क्या आया 0.20 कुछ आया था। तो और फिर ऐसे ही हम लोग 200 के लिए करेंगे, तो 200 के लिए जो वैल्यू था वो ऐसे डाटा सोल्व करना और आंसर लिख देना। ये था हम लोग के पास मिन मैक्स का मेथड, इसमें ये फॉर्मूला बस यूज करना है। अब जो है ना हम लोग के पास है एक डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें ना फॉर्मूला क्या होता है, तो VI डैश इक्वल टू होता है VI डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर J। तो 10 टू द पावर J इसमें क्या होगा ना, तो J का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर सेट होगा सच दैट मॉड ऑफ VJ जो होगा ना वो लेस देन 1 हो, ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसमें ना हम लोग J निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ये जो तुम्हारे पास डाटा है ना, इस डाटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें ये नहीं देखो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई मतलब नहीं है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 1000 सबसे बड़ा है, 1000 सबसे बड़ा है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर J वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो 10 टू द पावर J ऐसा हम लोग कौन सा J का वैल्यू लेना जो सबसे पहला वैल्यू जो लेस देन 1 हो जाए। तो 10 टू द पावर 3 अगर लेते तो क्या होता, 1000 होता जो कि 1 होता, तो इसीलिए 3 की जगह पे क्या हो गया 4 लेंगे तो क्या होगा 0.1 आएगा जो कि लेस देन 1 है, ये लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन होना चाहिए, तो लेस देन, इसीलिए J का वैल्यू 4 लिए, J का वैल्यू 4 लिए और बस यही करना है। VI इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर J, तो इसमें पहला डाटा क्या है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या होगा 0.001। तो ये हो गया हम लोग के पास 10 के लिए। फिर ऐसे ही हम लोग 20 के लिए करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 यानी कि 4 बार, तो इसको हम लोग कट करो तो 0.002। ऐसे ही हम लोग 200 के लिए, फिर ऐसे के लिए। और ये याद रखना कि ये जो डेसिमल स्केल पॉइंट है ना MCQ के लिए याद रखना कि इसका रेंज क्या होता है -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। ये हम लोग के पास डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन का रेंज होता है, और ये फॉर्मूला से ये ऐसे टेबल बना देना, बस ये इजीली है। और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो इसमें हम लोग जो है ना फॉर्मूला होता है VI माइनस मीन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम लोग के पास क्या है ना, मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो मीन हम लोग कोई एक डाटा एलिमेंट जो है ना, ये डाटा एलिमेंट है A जो है, ये डाटा एलिमेंट है, ये डाटा गिवन है, इसका हम लोग पहले मीन निकाले और इससे हम लोग वेरिएंस निकाले। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग सम करके ये वेरिएंस नहीं वो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस होता है, रूट अंडर इतना ये किए, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 2 आया। तो अब ये जो 2 आया ना, यही वैल्यू हम लोग VI माइनस मीन डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फिलअप किए, तो ये वैल्यू आया। और ये याद रखना कि इस वाले मेथड का जो स्पेशलिटी क्या बोलते हैं इसको, स्पेशलिटी जो है ना वो क्या है, तो इसका जो मीन होगा, ये जो फाइनल वैल्यू जो हम लोग जो ये वैल्यू निकल के आया ना न्यू वैल्यू, इस न्यू वैल्यू का जो मीन होता है वो 0 होता है, इसका मीन जो है वो 0 होता है, क्योंकि ये देखो मीन 0 ही हो रहा है, -1.5 है और 1.5 है, -1 1 0.5 -0.5 सब कट गया आपस में, 0 बच गया, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ 0, इसका मीन जो है वो क्या बन रहा है 0। तो ये बस ऐसे ही सॉल्व होगा, तो ये भी इजिली सॉल्व हो जाता है। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि सपोज ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ये MCQ के लिए क्वेश्चन समझो है ना कि MCQ में भी न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, MCQ में ना छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सपोज ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5400 16000,
कंप्यूट करना है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन फॉर द वैल्यू, वैल्यू ही गिवन है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मतलब इसका न्यू वैल्यू, इसका जेड स्कोर क्या होगा, जेड स्कोर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो बस, वी आई माइनस ए बार और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वी आई माइनस मीन और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका वैल्यू करके ये आंसर आ गया, बस यही है। और यही जो हम बोले थे ना कि एमसीक्यू में कि अगर तुम्हें रेंज गिवन है, रेंज अगर गिवन है तो मिन मैक्स का यूज करना है, और अगर -1 से 1 है अगर तो डेसिमल का यूज करना है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो जेड स्कोर का यूज करना है। तो यही वही है कि कौन सा हम लोग ना कब यूज करेंगे। बस हो गया हम लोग के पास न्यूमेरिकल, बस इतना ही है इस पूरे यूनिट में, इतना ही है। तो पूरा यूनिट जो है ना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़े बहुत थ्योरी है और ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल, बस इतना ही है।